तो पहला सबसे सर पहले 2-4 मिनट में अभी नहीं बोलूंगी, अभी मैं कुछ काम से जा रही हूँ बाहर, फिर अभी आ रही मैं। ठीक है, काम पहले निपटा लिया और क्लास से पहले। चलो ठीक है, मुदित बताइए केशवानंद भारती केस कब आया था? केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, जिसमें प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया था। ये बात याद रखना सब लोग, ठीक है? जी सर। इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर इसके बाद में कौन से केस में और माना गया था कि ये संविधान का पार्ट है? सर LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में माना गया था, और एक ऐसा भी केस था जिसमें नहीं माना गया था, जो 1960 का बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था। उसमें बोला था कि ये जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट तो है, पर उसका पार्ट नहीं है। एक चीज ये चीज। ओके, चलो ये बताइए कौन से केस में ये बोला गया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की है, ये संविधान निर्माताओं की कुंजी है, कौन से केस में कहा गया था ये स्टेटमेंट? सर ये इतना थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, ये सर शिल्पा बता सकती है, मुझे नहीं मालूम। क्यों भाई, तुम पढ़ के नहीं आए? सर पढ़ के आया हूँ, पर ये तो काफी, या तो केशवानंद भारती केस में ही बोला होगा, मतलब ऑप्शन हो तो फिर भी दिमाग लगाया जा सकता है इसमें। तो ऑप्शन 3 ही केस तो बताए तुमने, मैंने उसे उन्हीं 3 केसों में तो पूछा है तुमसे। तो सर लॉजिक ये कहता है कि जिन केसों में उसको पार्ट माना गया है उन्हीं में से किसी एक में है। लॉजिक तो ये कि बेरूबाड़ी संघ मामले में कहा गया था। तो सर ये इसका एक तरीके से इसको हम अपवाद जैसे याद रख सकते हैं ना, कि भाई बेरूबारी में ये कहा है कि वो उसकी की है पर उसका पार्ट नहीं माना, ऐसे करके याद रख सकते हैं। संविधान निर्माताओं के मतलब माइंड की उपज कहा था कि उनके की है ये। अच्छा, ये चीज याद रखना। केशवानंद वो 1960 में आया था बेरूबाड़ी संघ मामला, याद रखना। फिर उसके बाद में 1973 में केशवानंद भारती केस आता है। और इसमें और क्या क्या बताया गया था केशवानंद भारती केस में? सर केशवानंद भारती केस में एक तो ये बात की है, दूसरी अपने क्या बोलते हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है अपना सर ये एक मिनट, हाँ उसमें ये भी तो है कि वो एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की भी की है शायद। बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है, काम बोल सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजन वही है उसका। वही बेसिक स्ट्रक्चर, मैं सर एसेंशियल एलिमेंट्स बोल गया, बेसिक स्ट्रक्चर वही याद रखना ये चीज। हाँ चलो ठीक है सर। अब शिल्पा या और सबसे भी पूछो ना सर। आप मुझे टारगेट करते हो। क्यों, मैं तुमसे क्यों नहीं पूछ सकता है? बताइए, इसका कोई रीजन है क्या? तो आपके पास सर लिबर्टी है, मतलब पूछने की आपको पूरी वो है, पर सर मेरे को ऐसा लगता है मैं ही टारगेट हो रहा हूँ। तो अच्छी बात है ना, तो टारगेट होइए, उसमें गलत चीज भी टारगेट नहीं किया जा रहा ना तुम्हें। अच्छा फिर ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो शिल्पा बताइए कि ये जस्टिसेबल है या नॉन जस्टिसेबल है, मतलब न्यायोचित है या गैर न्यायोचित है? यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। नहीं, शिल्पा का क्वेश्चन आप देखो, तुम मैं पूछ शिल्पा दे रहा हूँ, अब तुम जवाब दे रहे हो। सर ये वाला तो मुझे आता है ना, तो इसका मतलब ये सही, मैं तुमसे आता वही पूछूंगा। चलो शिल्पा बताइए। सर उचित है, बट डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगी ना। मतलब जस्टिसेबल है या नॉन जस्टिसेबल है? उचित है सर। अरे उचित तो मैं पूछ ही नहीं रहा। मतलब ये सुनिए ध्यान से, जस्टिसेबल है या नॉन जस्टिसेबल है, इन दोनों में से बताइए आप आंसर। सर ठीक है, जस्टिसेबल है। नहीं सर, आंसर मैं बताऊं? हाँ बताइए। ये नॉन जस्टिसेबल है, इसका मतलब होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ऑफ लॉ में जाके ये नहीं बोल सकते कि ये फॉलो नहीं हो रहा है, प्रियम्बल फॉलो नहीं करा, ये नॉन जस्टिसेबल और नॉन एनफोर्सिएबल है। ठीक है सर। चलो ठीक है, तो मुझे तब बता दो कि संविधान के कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जो जस्टिसेबल है और कौन कौन से है जो नॉन जस्टिसेबल है। सर ये तो ये मुझे नहीं, ये पता होना चाहिए। उसमें यूपीएससी ने कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, क्या बात कर रहे हैं? वही ना मैं कह रहा हूँ ना, ऑप्शन दिखते हैं तो दिमाग लग जाता है, अभी यहाँ बिना ऑप्शन के बिल्कुल दिमाग नहीं लग रहा। एकदम फिंगर पॉइंट होनी चाहिए, और क्या है उसमें? सर शिल्पा बताएंगी ना, शिल्पा बताएंगी। श्वेता कहाँ गई? श्वेता बताइए, श्वेता यहाँ पे है या नहीं है?
अरे भाई तुम लोग ऐसे कैसे काम करोगे? तो मुझे थोड़ा पढ़िए, लापरवाही कर रहे हो तुम। और नहीं शिल्पा सर, थोड़ा और पढ़िए। सर पॉलिटी ठीक है, अरे पॉलिटिक्स। पॉलिटी तो अरे देखिए, जैसे बाहर के जो फंडामेंटल राइट है वो जस्टिसेबल है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। फंडामेंटली है जो जस्टिसेबल है, उसके अलावा प्रियम्बल ले लो, डीपीएसपी ले लो, फंडामेंटल ड्यूटी ले लो, ये सब नॉन जस्टिसेबल है। ये याद रखना, यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो मैंने कोई अलग से पूछ लिया तुम लोगों से। समझ में आया? चलो शिल्पा बताइए कि भारत में राजनीतिक संप्रभुता किसके पास है? सर राजनीतिक संप्रभुता हम्म, हमारे पास सर। हाँ मतलब जनता के पास, याद रखना ये चीज। जी सर। चलो ठीक है। सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात कहाँ की गई है? शिल्पा बताइए, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात कहाँ की गई है? सर समानता के अधीन। नहीं, तुम क्वेश्चन नहीं समझ के। संविधान के वो कौन से भाग है, ठीक है, या पार्ट है जहाँ पे सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है? कल मैंने बताया भी था ये चीज़। फंडामेंटल राइट सर। उठा कर फेंक दूंगा तो फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल राइट होते हैं। चलो मुदित बताइए, कहाँ बात की गई है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की? सर सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात सर अपन ने एक तो प्रियम्बल में आती है और दूसरा सर डीपीएसपी में भी आती है। हाँ याद रखना, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। अब फंडामेंटल राइट किसको रिप्रेजेंट करते हैं मुदित? सर पॉलिटिकल राइट्स को, और जो ऐसे राइट्स हैं जैसे नाम सजेस्ट करता है फंडामेंटल, जो कि एसेंशियल है किसी भी इंडिविजुअल के लिए एसेंशियल है उनको। ओके। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है मुदित? सर सोशल जस्टिस का मतलब होता है सर अपने कि सर इक्वालिटी के साथ साथ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी सब इंडिविजुअल्स की वो रहे। अच्छा ठीक है। और इकोनॉमिक जस्टिस? क्या सर? इकोनॉमिक जस्टिस सर इकोनॉमिक जस्टिस जैसे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिसको अपन कहेंगे वेल्थ, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज सोसाइटी में, और उसमें सर जैसे अपनी बात होती है सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, वो सब आता है सर। और पॉलिटिकल जस्टिस? सर पॉलिटिकल जस्टिस में जैसा वर्ड है पॉलिटिकल, उसमें सर अपने राइट्स वगैरह कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इक्वल राइट्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब आता है सर। और मैं अगर गलत हूँ तो श्वेता करेक्ट, मतलब और बच्चे मुझे करेक्ट कर दें। चलो ठीक है। और ये बताइए कि क्या यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, स्वतंत्रता का डेफिनेशन क्या होगा शिल्पा? स्वतंत्रता का 2019 के क्वेश्चन है। सर मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ सर। तुम लोग कहाँ भागे? चलो ठीक, बताइए शिल्पा। सर खाना खा रहा था, 1 मिनट। मतलब लोगों की गतिविधियों पर किसी का रोक टोक ना हो सर, मतलब स्वतंत्र वो कुछ भी कर सकते हैं। ये श्वेता है यहाँ पे? कहाँ भाग गई श्वेता? श्वेता सुन रही हो? अरे भाई ऐसे क्लास में भागो, कैसे काम चलेगा भाई? अब कौन आया है? अरे 7 बजे क्लास में आया करो, अभी 10 मिनट लेट आ रहे, वैसे कैसे काम चलेगा? अरे सर किताबें व्यवस्थित कर रहा था। चलो ठीक है, रमेश बताइए स्वतंत्रता का डेफिनेशन क्या है? स्वतंत्रता का डेफिनेशन है कि सर व्यक्ति को अपना ना व्यक्तित्व के विकास के लिए समुचित परिस्थितियां मिलनी चाहिए। मतलब वो अपना विकास कर सके, इसके लिए उसकी जो परिस्थितियां होनी चाहिए उसको मिलनी चाहिए, यही स्वतंत्रता है। अच्छा, मुझे ये बताइए रमेश कि स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय संविधान में कौन से प्रोविजन किए गए हैं? स्वतंत्रता को भारतीय संविधान में अधिकार ही दिए गए हैं। कौन से मूल अधिकार, और मूल अधिकार में कौन से पार्ट?
मूल अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार ही सीधा दिया गया है। बस वही प्रोविजन है और कुछ ही प्रोविजन नहीं है। स्वतंत्रता दिया गया है, समानता दिया गया है, और वो दिया गया है जो अल्पसंख्यकों को भी स्वतंत्रता दिया गया है। नहीं समझ पा रहे तो चलो ठीक है। सना बताइए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन से प्रोविजन दिए गए हैं? अरे बताइए बताइए सना, कहाँ भाग गई? चलो कौन कोई बताए। सर मेरे दिमाग में कुछ आ रहे हैं सर, मैं बताऊं? बताइए आप मोदी। सर स्वतंत्रता मतलब जैसे आर्टिकल 19 है अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, कहीं असेंबल होने का विदाउट आर्म्स, मतलब कोई गैदरिंग कर सकते हैं पीसफुल। उसके बाद सर अपने एसोसिएशन या यूनियन, ट्रेड यूनियन फॉर्म करने का होता है। और सर अपन कहीं पर भी रिसाइड कर सकते हैं या सेटल हो सकते हैं इंडिया में, ठीक है। और सर अपने एक और होता है सर अपने आर्टिकल 21 में, जैसे राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, बहुत बड़ा इसका बहुत वाइड स्कोप है सर इसका। जैसे इसमें सर एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन भी आ जाता है। आर्बिट्ररी मतलब जैसे आर्टिकल 22 में हम लॉ में भी पढ़ते हैं कि अरे राइट टू फ्रीडम भी तो आएगा, है। हाँ, स्वतंत्रता का ही पार्ट है। वो तो मैं बता ही रहा था, मतलब मैं आर्बिट्रेरी अरेस्ट और डिटेंशन का भी बता रहा था। मैं आपको बता रहा था सर अपने पनिशमेंट, आर्बिट्रेरी पनिशमेंट नहीं। 2019 का क्वेश्चन किसी को याद है? उसमें स्वतंत्रता का पूर्ण डेफिनेशन पूछा था यूपीएससी ने, और वो एनसीईआरटी से पूछा था डायरेक्ट। हाँ याद होना चाहिए सब। चलो ठीक है सना, बताइए कि कहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस की बात को, जैसे प्रियम्बल में लिखा तो है भाई इकोनॉमिक जस्टिस है होगा, ठीक है, इसमें इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई, परंतु संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें ये उल्लेख किया गया है कि हाँ संविधान जस्टिस करने के लिए सरकारें प्रयास करेगी? कौन सा आर्टिकल है वो, और उस आर्टिकल में क्या बात की गई है? डीपीएसपी में की गई है सर। कौन सा आर्टिकल है वो डीपीएसपी में? 2021 का क्वेश्चन है यूपीएससी पीरी का, बताइए। सर जहाँ पे ये बात की गई है कि सभी को समान वो करने का वो मिलेगा काम, तो कौन सा आर्टिकल है वो सर? किसी को याद है तो बताइए फटाफट से, किसको जिसको याद है वो आर्टिकल बताइए। सर मैं बताने का प्रयास करूं सर? अच्छा पहले बता रहे, पहले सर सना को बताने चाहिए शायद। मैं ठीक है, नहीं आप बता दीजिए, श्योर नहीं हूँ मैं उसमें। सर जैसे अपनी बात तो सही है सर, डीपीएसपी का ही पार्ट है सर। जैसे मुझे ध्यान आ रहा है, जैसे सना ने भी बोला 43 लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैगा। और वो अलग चीज है, जो मैं पूछ रहा हूँ वो अलग चीज है। अच्छा तो सर इसमें 38 आएगी क्या सर? वेलफेयर ऑफ पब्लिक और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, इकोनॉमी इनइक्वालिटी आर्टिकल 38 में, 39 में, किस में है सर? 38 में है सर, 38 में ही है शायद। हाँ तो वो 38 की तो बात पूछ रहा हूँ, तो उसी से तो जब सर 39 भी आएगी क्या, जिसमें अपन इक्वल वेज और इक्वल वर्क, मतलब उससे भी इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर होगा, वो तो स्वाभाविक सी बात है, उससे भी इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर होगा। पर जो मेन है कि राज्य, मैंने क्या पूछा था, राज्य अपनी ओर से प्रयास करेगा, तो राज्य अपनी ओर से प्रयास करेगा कि असमानता को खत्म किया जाए। ये यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है ये। और सर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में आएगा सर? आर्टिकल 44। अच्छा 44 में आएगा वो। चलो ठीक है, नूर बताइए। नूर, बंधुत्व का मतलब क्या होता है? बंधुत्व का विचार कहाँ से लिया गया है? कौन सी क्रांति से लिया गया बंधुत्व का विचार? नूर बताइए। खा लूंगा। नूर बताइए। नूर मतलब भाईचारा। हाँ तो ये कौन सी क्रांति से लिया गया है बताइए? क्रांति से। चलो ठीक है। हाँ संध्या बताइए। संध्या, ऐसा कौन सा प्रोविजन है भारतीय संविधान का, कौन सा पार्ट है जिसमें बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया है? सर एक तो बंधुत्व, एक तो प्रस्तावना में भी बात की गई है, और बाकी मूल कर्तव्य में भी इसको मतलब बढ़ावा दिया गया है। सही है। और अच्छा बंधुत्व को बढ़ाने के लिए बाकी सर मूल अधिकार में भी मूल अधिकार में ऐसी कहाँ बात की गई जहाँ बंधुत्व को बढ़ावा मिलता हो?
तो सर मेनली तो उसने उसी में प्रियम्बल में भी बोला है और मूल कर्तव्य में ज्यादा उन्होंने आप जोर मूल दिया है। कर्तव्य में बोला गया है, ये चीज याद रख लेना। सर ये संध्या सही कह रही है सर। इसमें अपने फंडामेंटल राइट्स में भी आता है ना सर। एक हाँ। तो शायद आर्टिकल 19 है, एक 21 में तो आएगा ही, क्योंकि बंधुत्व बढ़ाने की बात, बंधुत्व बढ़ाने की बात कहाँ बोलता है आर्टिकल 19 में? बताया वो तो इंडिविजुअल राइट है ऐसे भी। और बंधुत्व भाईचारे की भावना ऐसे सोशल वो वाला हो गया टॉपिक, तो वो तो इंडिविजुअल राइट की बात है। अगर फंडामेंटल राइट देखो तो उसमें कहाँ बंधुत्व की बात की गई? तो सर फंडामेंटल ड्यूटीज में तो मतलब आना ही चाहिए ना। तो फंडामेंटल ड्यूटी तो बता ही रही है, तो मैं मान नहीं रहा हूँ। फंडामेंटल ड्यूटी में तो दिया ही है, आर्टिकल 51A में दिया है, उसमें भाईचारे की बात की गई है। याद रखना, यूपीएससी टाइप क्वेश्चन पूछता है। और कहाँ किया गया? नागरिकता में नहीं किया गया है। बंधुत्व भारत है ना नागरिकता एकल में सिंगल सिटीजनशिप है, तो इसका मतलब ही क्या है? जैसे यूएसए में 2 प्रकार की नागरिकता होती है, पर भारत में एकल नागरिकता है, ये याद रखना। तो एकल नागरिकता मतलब है कि सब जो है इंसान समान है। यहाँ पे वो पहले जैसे होता था कि जैसे भाई राजा का अलग पद हो गया, ये मान को चर्च के पादरी अलग हो गए, वैसा नहीं है। अब सब इक्वल है, तो ये भाईचारा ही तो हुआ ना। समझ में आया? और तो जो आपने अभी पूछा था स्वतंत्रता का हमारे जो संविधान में कहाँ कहाँ पे, तो जो मुदित ने बताया 19 से 22 जो आर्टिकल उसमें भी मेंशन है। और ये हमारा क्वेश्चन भी शायद पीसीएस या फिर यूपीएससी में आया था, जो हमारा प्रियम्बल है उसमें भी 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। बताइए तो कौन कौन सी है? 5 बताइए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको याद है। ये किसका म्यूट कीजिए अपनी तरफ से? अरे म्यूट कीजिए, कौन है ये? किसका मोबाइल बज रहा है ये? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। श्वेता अभी भी आई नहीं आई? श्वेता ये गायब हो गई, सो गई क्या श्वेता? है तो श्वेता वो बोल नहीं रही है ना। अच्छा चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, फिर ये चैप्टर खत्म करके ज्योग्राफी शुरू करेंगे। चलो हाँ, किससे पूछना है? श्वेता तो कुछ बोल नहीं रही है, छोड़ दीजिए उसको। सना बताइए कि महिलाओं के सम्मान की जो बात है वो कहाँ कहाँ पे की गई है? बताइए। महिलाओं की तो जैसे फंडामेंटल राइट में भी की गई है। कहाँ पे बताइए, कहाँ पे आर्टिकल बताइए स्पेसिफिक। जी सर मैं बताती हूँ सर। इनडायरेक्ट वे में की गई है, डायरेक्ट ऐसे जैसे कि आर्टिकल 15 में की गई है। आर्टिकल 15 में 5 वो दिए गए हैं धर्म, जाति, लिंग के आधार पर। तो लिंग के आधार पर उसमें बोल सकते हैं। और डीपीएसपी में दी गई है। डीपीएसपी कहाँ दिया गया बताइए? डीपीएसपी में सर उसमें था एक तो सर आर्टिकल मुझे याद नहीं, लेकिन सर मैं बताती हूँ। एक तो उसमें जहाँ बोलते हैं कि महिलाओं के साथ समान उनको वेतन देना चाहिए। सही है। आर्टिकल 39 39A। भाई मेंस के लिए चीजें याद रखना, तभी मेंस से नंबर मिलेगा, ऐसे लिखने से नंबर नहीं मिलता। मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीजें पीटी मेंस दोनों के तरीके से होगी, मैं पहले बता रहा हूँ। तो बी प्रिपेयर लाइक दैट। जो चीज़ें हो कुछ मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल पता होने चाहिए। और पीसीएस की तैयारी करें तो वो तो रटे हुए होने चाहिए आप लोगों को। और फंडामेंटल ड्यूटी में भी बात की गई है। कहाँ सो रहे हो आप? भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी होगी कि वह महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। ये बात याद रखना। और आर्टिकल 21 डिग्निटी ऑफ द लाइफ, तो उसमें वुमेन की डिग्निटी ऑफ द लाइफ आएगी। आर्टिकल 23 कौन बोलेगा? बलात्सरम। तो बलात्सरम में जो वुमेन से करवाया जाता है, जो वेश्यावृत्ति करवाई जाती है। कहाँ से जब आप मान के चलो ऐसे लिख रहे हो तो वुमेन एम्पावरमेंट का ये आर्टिकल डाल सकते हो। मैं इसीलिए ये चीजें बता रहा हूँ, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कौन सी प्रोविजन किए गए हैं महिलाओं का सम्मान को बढ़ाने के। केसेस भी डाल सकते हैं, केसेस भी हुए हैं जैसे। पहले तो आर्टिकल याद कर लो, केस तो बाद में याद कर लेना। चलो ठीक है। मतलब रमेश बताइए, भारत के संविधान का आर्टिकल 1 में क्या दिया गया है? भारत राज्यों का संघ होगा। क्या राज्यों को संघ से अलग होने की अनुमति है? राज्य संघ से अलग कहाँ होंगे? अच्छा, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है ना सर। और अमेरिका कैसा है?
अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ। इसका मतलब क्या होता है, इन बच्चों को समझा दो थोड़ा जरा। अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ मतलब कि वो संघ बना रहेगा, राज्य को छोटा बड़ा किया जा सकता है, सीधी सीधी बात है। तो ये भारत में लागू जैसे- होता है, ये भी बोल दो। ये भारत में लागू होता है, जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा एग्जाम्पल है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसके। सर इनको थोड़ा इंग्लिश में बताए ना सर, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश वर्ड यूज कर लिया करो। और मोदी थोड़ा हिंदी सीखे थोड़ा बहुत, इतना कोई बड़ी वो मतलब ऐसा शुद्ध हिंदी नहीं बोला जो तुम्हें समझ में नहीं आनी चाहिए, ठीक है? मुझे इंग्लिश की यार कोचिंग क्योंकि तुम्हें हिंदी कंपलसरी पास करनी है मोदी थी, ये बात भी याद रख लेना। और तुम लोगों को भी थोड़ा बहुत इंग्लिश के वर्ड यूज करना चाहिए कि तुम लोगों को भी इंग्लिश कंपलसरी पास करनी है, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कीजिए। चलो ठीक है, बताइए। और अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ अमेरिका में है, जैसे वहाँ के जो शायद 51 स्टेट्स हैं, तो उनमें किसी राज्य को ना मतलब अलग होने का वो अधिकार नहीं है। और दूसरी बात है कि वो जो राज्य की सीमा है वो केंद्र सरकार मतलब जो संघ है अमेरिका का, वो परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग ना आपसी समझौते के अकॉर्डिंग संघ में सम्मिलित हुए हैं। भारत में ऐसा मतलब आपसी समझौता नहीं हुआ है कि आप संघ में रहिए। इनको संघ द्वारा मतलब शक्तियां दी गई है, तो उसमें अमेरिका में राज्य में संघ शक्तियां देता है। चलो ठीक है। संविधान पहले बना था, प्रस्तावना पहले बनी थी? संध्या बताइए, संध्या। हाँ सर, संविधान पहले बना, संविधान बनने के बाद ही प्रस्तावना। इस बात से कौन नहीं सर, एक मिनट। क्योंकि प्रस्तावना आई उसी में मतलब विचार किया गया, उसके बाद संविधान लिखा गया, उसके बाद उसका अंगीकरण किया गया, फिर पूर्ण रूप से लागू किया गया। कौन इसके समर्थन में है? पहले सर है तो सर संविधान का पार्ट ही तो है प्रस्तावना। नहीं समझ, म्यूट कीजिए आप, संजय म्यूट कीजिए, आपका वाइब्रेट कर रहा है। तो श्वेता, आवाज नहीं आ रही तो तुम्हारा नेटवर्क का इशू है। मेरी तरफ से अगर आवाज नहीं जाएगा तो सबको दिक्कत होगी, ये बात याद रख लेना। चलो ठीक है, बताइए रमेश, क्या बता रहे हो आप, बताइए। क्या सर? संविधान पहले बना था, प्रस्तावना पहले बनी थी? प्रस्तावना बहुत पहले बन गई थी, संविधान बाद में बनाया गया था। लेकिन अपना अन्य की जो बात है वो भी मतलब नेहरू टाइप के थे। प्रस्तावना सीधी सी बात है बहुत पहले बनी थी, क्योंकि जो वहाँ लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, प्रस्तावना की कुछ बातें वही रिपीट कर गई थी 1929 में। नॉट जस्टिफाई आंसर, चलो सही नहीं है। बताइए मुदीत तुम। सर मैं बताऊं? प्रस्तावना पहले सर मेरा जवाब है, प्रस्तावना पहले बनी थी, क्योंकि सर जैसे रमेश भी बता रहे हैं, शायद डेट गलत बता दी। बाकी रमेश ने बिल्कुल सही कहा है कि जो अधिवेशन हुआ था ना, जिसमें सर अपन नेहरू जो है अपना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करेंगे। सर 46 में इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ नेहरू पास किया था, उसी में ही प्रस्तावना की कई बातें कही गई थी, जैसे रमेश ने बताया। तो उस हिसाब से प्रस्तावना पहले बनी थी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना है। हाँ सना, बताइए तुम क्या बता रही हो। जी सर, जैसा इन्होंने बताया ना, 13 दिसंबर उसको 1946 को ये हुआ था जवाहर रिजोल्यूशन का, तो तब ये आया था रिजोल्यूशन 13 को लाया गया था, वो उद्देश्य इसमें क्या किया था इन्होंने, कुछ वर्ड्स जो थे जो इसमें थे, जैसे कि ये थी सॉवरेनिटी थी, जस्टिस और इक्वलिटी, फ्रीडम वगैरह, तो यहाँ से इसको लिया गया था। तो शुरू में ये जब ले लिया था तो शुरू में डिस्प्यूट वो था कि इसको हम संविधान का भाग माने कि नहीं माने, तो तब ये था इशू, पहले आ गया था, मतलब ये पहले से ही था ऐसा। अरे प्रस्तावना बाद में अडॉप्ट की गई है, कुछ देखो, संविधान के कुछ पार्ट पहले ही बन चुके थे, उसके बाद में प्रस्तावना बनी है। जाके लक्ष्मीकांत पढ़िए, तुम लोग पढ़ के तो आते हो नहीं। चलो ठीक है। सर प्रस्तावना बाद में बनी है, लेकिन लागू पहले बाद में हुई, लेकिन पहले प्रस्तावना बन चुकी थी। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, कुछ प्रोविजन संविधान के पहले ही बन चुके थे प्रस्तावना से पहले।
पढ़ लेना, लक्ष्मीकांत डाउट हो तो। चलो ठीक है ठीक है सर, पढ़ नूर लेंगे। बताइए नूर, प्रस्तावना गैर मतलब जस्टिसेबल है नॉन जस्टिसेबल है? नूर, अरे बोलने में इतना टाइम लगोगे तुम लोग, सो गई क्या? चलो ठीक है संध्या बताइए, सर क्या? प्रस्तावना जस्टिसेबल है नॉन जस्टिसेबल? प्रस्तावना नॉन जस्टिसेबल। चलो ठीक, चलो मुदित बताइए कि ये लेजिस्लेचर को पावर देती है क्या प्रस्तावना? सर प्रस्तावना लेजिस्लेचर को और पावर देती है या रिस्ट्रिक्शन लगाती है, दोनों? सर ना तो पावर प्रेम्बल ना तो किसी को पावर देता है ना किसी से पावर छीनता है, क्योंकि पावर हम लोगों के पास भी हमारे पास ही है। चलो ठीक है। चलो सना बताइए, जो इसमें फर्स्ट बार पहले तो बता दिए पहली बार इसमें कब अमेंडमेंट हुआ है, दूसरी बात तो कौन सा मतलब कौन से आर्टिकल के थ्रू इसमें अमेंडमेंट हुआ है वो बताइए। सर ये हुआ था 1976 में 42 अमेंडमेंट एक्ट। 42 अमेंडमेंट एक्ट सामाजिक था जो था। जी सर। और इसमें वो था ना समाज, वो समाज क्या था, पंथ निरपेक्ष था एक, और एक अखंडता था, और एक वो था सेक्युलर, हाँ कुछ करके याद। उठा के फेंक दूंगा, पंथ निरपेक्ष सेक्युलर एक ही वर्ड हो गया। हाँ नहीं सर, समाजवादी वर्ड था और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है मैंने क्या बोला वो क्वेश्चन, अब आगे बताइए कौन सा आर्टिकल के तहत इसमें अमेंडमेंट किया गया था? आर्टिकल चलो बताइए सर समझी नहीं, मतलब संविधान में संशोधन कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है, ये भी पता है ये नहीं पता तुमको? 368। तो इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था 368 हुआ था किसके द्वारा? सर उसमें तो साधारण संविधान संशोधन से करते हैं। किसमें? क्या आपने जो पूछा? प्रस्तावना में साधारण से करता है? नहीं। चलो ठीक है रमेश तुम बताओ मुझे आर्टिकल मतलब संविधान में संशोधन की प्रोसेस बता दो सारी। रमेश सर बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैं बताना देखिए सर, 2-3 तरह से हो सकते हैं। एक साधारण बहुमत से हो सकता है, एक विशेष बहुमत, दूसरा हो सकता है विशेष बहुमत से। साधारण बहुमत से वही प्रस्ताव पारित किए जाएंगे जो कि मतलब संघ और राज्यों के बीच के मुद्दे ना मतलब हित में प्रभावित होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि मतलब इन दोनों से हटके, जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां हो गई, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां हो गई, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कोई अमेंडमेंट करना हो ना, तो उनका अलग प्रोविजन है। साधारण से बहुमत से मतलब है कि वो जितने लोग वहाँ उपस्थित हैं उनका बहुमत हो जाए तो मतलब कोई भी एक्ट पारित हो जाता है। विशेष बहुमत में भी दो प्रकार से बहुमत होते हैं। तो कुछ में होते हैं कि उपस्थित तथा मतदान देने वाले उनकी 2/3 संख्या होनी चाहिए। कुछ में होते हैं उपस्थित तथा सदस्यों की संख्या, मतलब कि जितने उनके सदस्य होते हैं और उनका 2/3 होना चाहिए। इसे पूर्ण बहुमत कहा जाता है। और एक होता है कि मतलब कि जितने सदस्य संख्या रहेंगे उनका 2/3 से बहुमत से पारित होना चाहिए, और कुछ राज्यों की सहमति होनी भी चाहिए। 51% होना चाहिए, आधे से ज्यादा राज्य है। मतलब 2/3 सर। कहाँ सो रहे हो तुम? अरे देखो 3 प्रोविजन, ये तो नॉर्मल होता है, साधारण होता है। एक होता है विशेष होगा, परंतु उसमें जो है जो सदन की बहुमत से होता है। फिर अगला होता है, अगर मान के चलो कि राज्यों के विषयों को कोई छू रहा है तो उसमें जो है आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए तभी पारित हो पाता। जैसे GST बिल था, उसमें 2/3 नहीं चाहिए। कहाँ सो रहे हो तुम? मतलब कि राज्यों की नहीं सर, वो जो उपस्थित है सदन की, हाँ उनकी चाहिए 2/3 मेजोरिटी, पर राज्यों का आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए होता है। तो मुझे तो अभी भी क्वेश्चन, चलो मुदी तुम बताइए, जो प्रियम्बल में अमेंडमेंट किए गए थे वो क्या आर्टिकल 368 के तहत किए गए थे?
सर अमेंडमेंट करने का मेजरली एक ही आर्टिकल है, जैसे रमेश ने बताया 368। हो सकता है मेजॉरिटी कोई और टाइप की, सर सिंपल से तो हो नहीं सकता क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, काफी बड़ा मैटर है, मतलब इससे प्रियम्बल का कोई सर्च करके बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सर क्या सर्च करना है? सर्च ये करो कि जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था तो उसमें कौन से आर्टिकल का प्रयोग और कौन सा पावर सिंपल मेजोरिटी वाला लागू किया गया था या मेजोरिटी वाला किया गया था, कौन सा किया गया था, देखिए जाके चेक करके बताओ। सर कर रहा हूँ, बाकी सब भी करें ना सर, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, कर रहा हूँ। और याद रखना इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बहुत सारी प्रोविजन है, इसलिए इसका विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। और विशेष बहुमत के बाद में भी इसके यहाँ से चीज़ें हटाई नहीं जा सकती, जोड़ी जा सकती है। जैसे अभी है ना ये मामला चल रहा है, तो याद रखना कि पीडिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि जो है आरएसएस वाले लोग, बीजेपी वाले भी चाह रहे हैं कि भाई एक तो समाजवाद को हटा दिया जाए और एक धर्मनिरपेक्षता को हटा दिया जाए। तो ये आपकी बात चर्चा में है करंट अफेयर, तो वो नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि अगर हटाना है तो क्या पॉसिबल है। पहली बात है ही नहीं पॉसिबल, क्योंकि केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है, बेसिक स्ट्रक्चर की बहुत सारी प्रोविजन इसमें है। तो है ना, प्रस्तावना बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये याद रख लेना, तो ये हटाया नहीं जा सकता। तो ये बात याद रखना, ऐड किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत, पर हटाया नहीं जा सकता। सर ये वाले से हुई थी शायद ये मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स, ये स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेक्टिफिकेशन, मतलब उनकी जरूरत पड़ी थी ना आधे से अधिक राज्यों की। हाँ सर, जैसे इसका एक और एग्जांपल है सर अपने जीएसटी, जब 2016-17 में जीएसटी आया था तो विशेष बहुमत से विशेष आएगा। बहुमत ही होगा। पर हाँ, मैं फिर बार बता रहा हूँ, एक बात सुन लो, ऐड किया जा सकता है पर हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये बात याद रख लेना। चलो ठीक है, तो ये बात याद रख लेना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब क्या बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है ये चीज़, तो ये पता होना भी चाहिए। चलो ठीक है, संध्या बताइए आर्टिकल 143 किसके बारे में है? 143 हाँ, सर यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में। सर सुप्रीम कोर्ट की शायद स्पेशल पावर्स, ऐसे एग्जैक्ट मुझे नहीं, बट हाँ सुप्रीम कोर्ट का ही कुछ है इसमें। 9 रमेश बताइए। 123 रमेश कहाँ भाग गए? चलो मुदित बताइए, मुदित। सर ये जो आर्टिकल 143 है ये अभी चर्चा में भी है कि गवर्नर पे जो आया था, सर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बोलते हैं इसको। क्या होता है इसका, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। सर इसमें ये होता है कि प्रेसिडेंट रेफर कर सकता है कोई भी क्वेश्चन जो उसको सुप्रीम कोर्ट से पूछना है उनकी ओपिनियन के लिए, अगर वो ठीक समझे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है। इसका एग्जांपल है सर अभी रिसेंटली जो तमिलनाडु गवर्नमेंट और दूसरी जो अदर स्टेट गवर्नमेंट है जहां पर बीजेपी नहीं है, उन लोगों ने पिटीशन लगाई थी कि भाई हमारे यहाँ जो गवर्नर है वो क्या बोलते हैं सेंटर के एजेंट बन के नहीं कर रहे, मतलब एक दूसरी वैसे इस सेंस में कि भाई वो बिलों को रोक के या तो वापस भेज देते हैं या प्रेसिडेंट के उसके लिए रख देते हैं, जिसको असेंट बोलते हैं, उसके लिए रोक लेते हैं। सर ये उस संदर्भ में यूज होता है। आर्टिकल 143 का मतलब होता है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। इसको दूसरे शब्दों में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी बोला जाता है। चलो ठीक है, श्वेता ये बताइए कि संविधान की आत्मा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की सोल क्या है? श्वेता आवाज आ रही है, नहीं आ रही? हाँ आ रही है सर। हाँ बताइए। अरे एक तो वाईफाई सही लगा लो, मैं तो पहले बोला था तुम्हें भाई, तुम फिर ऐसे ही करती रहोगे, फिर हो गया तुम्हारी क्लास, होगी पढ़ाई तुम्हारी। एक बार तो दोबारा क्वेश्चन रिपीट करना, क्या बोला आपने? संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की आत्मा क्या है? प्रियम्बल प्रस्तावना। अच्छा ठीक है, नूर बताइए, नूर संविधान की आत्मा क्या है? गलत है।
नूर बताइए नूर। अरे नूर क्या सुनी नहीं। चलो सना तुम बताओ। सर जैसे मुझे इतना ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, जैसे संविधान की आत्मा। तो ये समझने वाली क्या बात है, संविधान की आत्मा क्या है? नहीं सर वो तो ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो कुछ लोगों ने किसी चीज को कहा है, किसी चीज को कहा है। नहीं तुम गलत, तुम पढ़ी अच्छे से नहीं हो। कहा किसी को नहीं है कि मतलब? चीज को कहा गया है। संविधान की आत्मा बताइए। सर संविधान की आत्मा जो है हम आर्टिकल 32 को बोलते हैं। उठा के फेंक वो दूंगा तो तुम्हें। बी गलत है। आर अम्बेडकर जी ने बोला है। हाँ वो बी आर अम्बेडकर ने बोला है। हाँ वो तो संविधान की आत्मा जो है प्रियम्बल है। उठा के फेंक दूंगा तुम लोग। सही तो आपने सबसे पूछा क्यों? मतलब पूछूंगा ना तो उसमें क्या है, मैं क्यों कंफर्म करूं। चलो ठीक है, ज्योग्राफी कल जो मैंने काम दिया था चलो बता दीजिए। चलो सब आप फटाफट आप फॉल्स याद करके आया ना। मैंने बोला था कि जलप्रपात याद कर लेना, और मैंने बोला था लिख के याद कर लेना, तो वो तो किए नहीं होंगे। तो नहीं किए होंगे तब तुम लोग जाओगे काम से, और मैं वहाँ से नहीं पूछूंगा। जो मेरे पास सोर्स है मैं वहाँ से पूछूंगा। तुम लोगों के सोर्स से क्यों पूछूंगा मैं? तो मैं मेरे पास जो है वहाँ से पूछूंगा मैं। चलो तैयार हो जाइए तो। जलप्रपात ना, भारत के जलप्रपात यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है तो पता होना भी चाहिए तुम लोगों को। और जो काम देता हूँ करके आना। आज 30 क्लास कंप्लीट करेंगे, कोई भागेगा नहीं। जिसको भागना भाग जाना, ये चीज़ याद रख लेना। इस चैप्टर का मैं पीडीएफ भेज दूंगा, परंतु तुम लोगों के पास में भी मिल ही जाएगा। उसमें क्या है कुछ एक मैंने मैप वाला लिया था ना, मैप वाला भी तो है मेरे पास। हाँ चलो मिल गया। आ जाओ भाई आप लोग। चलो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन सना बताइए, जोग जलप्रपात कौन सी नदी पे है और कौन से राज्य में? अब आ जाओ तुम लोग, गए काम से अब तुम लोग। सर जोग कर्नाटक में है। कौन सी नदी पे? नदी का तो नहीं पता है सर। यूपीएससी ने ना इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछा था 2024 में, तो पता होना चाहिए। ये चीज़ याद रख लेना। कौन सी वाली रिवर पे है सर? चलो किसको पता है बताइए कौन सी नदी पे है? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर श्रावती रिवर। श्रावती रिवर पे है। श्रावती। ये मैं भेज दूंगा नोट्स, अभी तो नहीं भेजूंगा, तो खुद से मेहनत करिए, मैंने कल बोला था। चलो संध्या बताइए, धुआंधार जलप्रपात कौन से राज्य में है और कौन सी नदी पे है? पन्ने मत पलटो, उठाकर फेंक दूंगा। लिखा भी कहाँ है जो पन्ने पलटेंगे? कौन पलट रहा है पन्ने सर? मैं तो नहीं पलट रहा। बताइए तो संध्या, नहीं पता कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? सर गैस करके बता रहे हैं ताकि ना पलटे। कोई नहीं पलट रहा। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, तुक्का मार रहे। धुआंधार शायद। तुम सोचो पीसीएस की तैयारी करते हो और फिर तुक्का मारोगे तो पीसीएस कभी नहीं होगा। ये बात याद रखना है। पीसीएस में तो रटी हुई होनी चाहिए ये चीज़ें। यूपीएससी में तो एक बार माफ भी कर दिया जाएगा, पर पीसीएस में माफ नहीं कर दिया जाएगा। जो भी पीसीएस की तैयारी करा, मैं पहले बता रहा हूँ, वो उसमें आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। चलो रमेश बताइए। रमेश सर मैंने बता दिया है सर, मध्य प्रदेश। हाँ 2024 का क्वेश्चन पूछा तब ये हाल है तुम लोगों का। चलो श्वेता बताइए, चित्रकूट नियाग्रा फॉल भी बोलते हैं इसको, याद रखना। कौन सी नदी पे है और कहाँ पे है? भारत के नियाग्रा बोलते हैं। हाँ भारत का नियाग्रा फॉल बोला जाता होगा। हाँ बताइए चित्रकूट कहाँ पे है और कौन सी नदी पे है, कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़। और नदी? नदी याद नहीं है। नदी किसी को पता है? अरे इंद्रावती है सर, इंद्रावती। हाँ इंद्रावती नदी पे है। चलो रमेश, हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में घुंघरू का स्वर्ण है। सरण रेखा नदी पे, याद रखना ये चीज। चलो कौन बताएगा? सना बताइए, दूध सागर
उत्तराखंड में सर। उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। और मुझे पता है ये वाला आप बताइए श्वेता। कहाँ पे है? आप कर्नाटक में है। उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। कर्नाटक। सर मैं बताऊं? हाँ, सर मैं बताइए। बताऊं? हाँ, सर दूध सागर मैंने कल भी बताया था सर, हाँ। गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पे है, और रिवर का नाम है सर मांडोवी रिवर। हाँ, सर ये आपने कल मांडोवी आपने बताया था तो मेरे को हाँ। मालूम। चलो ठीक है अगला। अब ये तो इम्पोर्टेंट पूछ ही रहा हूँ, चलो एक और चीज पूछ लो। तीर्थगढ़ जलप्रपात कहाँ पे है? कल ये से मुदित ने कल ये भी बताया था, तीर्थगढ़। चलो बताइए। सर दोबारा बताऊं? हाँ तुम्हें बता दो। तीरथगढ़ दोबारा बताऊं? सर तीरथगढ़ अपने छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में है, और रिवर का नाम मैंने जैसे आपको मैंने कांगेर बताया था, तो आपने ये भी बोला था कि कांगेर एक ट्राइब भी होती है। हाँ, कागरा करके नदी है वो। हाँ, कांगेर। चलो ठीक है। दोसेगेर जलप्रपात, ये जलप्रपातों की श्रृंखला है एक। कहाँ पे है, कौन से राज्य में है ये? चलो ना, चलो नाम से पहचानो ना। दोसेगर, चलो मुझे तो राज्य का नाम बता दो। नदी तो है ऐसे पे, नदी भी बना भी नहीं है ये। मुझे बता दो दोसेगर कौन से राज्य में, नाम पकड़ के बताओ। ये तो यूपीएससी में कॉमन सेंस लगाना आना चाहिए था उन लोगों को। दोसेगर बताए कौन से जिले, मतलब कौन से राज्य में है ये? अरे दोसेगर, दोसेगर। सोचिए। कहाँ पे? सर बताओ तो आप, बस प्लीज कोई हंसना नहीं। अरे हंसने वाले क्या बात है, बताइए। आप बताइए रमेश, कहाँ बता रहे? महाराष्ट्र है? जी मेरे दोस्त सर अभी ना हाँ वही है, महाराष्ट्र ही है। तो ऐसे कॉमन सेंस लगाना है भाई। चलो ठीक है अगला फिर कॉमन सेंस का। अब देखो भाई, हर चीज याद नहीं कर सकते आप, तो इसीलिए दिमाग लगाना सीखे। चलो अगला मैं फिर पूछ रहा हूँ। अथिरापल्ली कहाँ, कौन से राज्य में? बस राज्य बता दो, नदी नहीं बताना। साउथ का होगा। केरल। हाँ भाई, केरल, दिमाग लगाइए। चलो अगला पूछता हूँ मैं तुम्हें। बुंडला जलप्रपात कहाँ होगा? बुंडला, ओनली राज्य का नाम बताओ, नदी वदी छोड़ दो। दिमाग लगाइए। मैं गैस कर सकता हूं इसको, मैं गैस करूं सर? हाँ करिए, मदद करिए सर प्लीज। मतलब कोई मजाक मत उड़ाना, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। सर बुंदला मुझे हिमाचल प्रदेश में लग रहा है सर। हाँ वहीं पे है, और क्या है। चलो ठीक है अगला। मुझे ऐसा लग रहा है अरे नहीं, वो अलग है भाई। बुंडला। चलो ठीक है। खंडाधार जलप्रपात कहाँ पे होगा, कौन से राज्य में होगा? खंडला, क्या बोले सर? खंडाधार। सर इसमें एक लॉजिक लगता है सर, पहले जवाब देने फिर मैं बताऊँ। तो ऐसा बाहर से धोलावीरा भी सकता है, गुजरात। खंडाधार कहाँ, किसी को पता? बताइए मुझे, तुम बताओ। एक लॉजिक है सर इसमें, खंडाधार उड़ीसा में है सर, और खंडाधार का जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ, जैसे हम जैन इसमें हिस्ट्री में पढ़ते हैं खंडाखेर की गुफाएं, और वो सर उड़ीसा में पड़ती हैं, इसलिए वैसे मैंने उसे जो पढ़ते हैं क्या गुफाएं है सर? खंडाधार क्या? खंडाधार जलप्रपात, ये सुंदरगढ़ उड़ीसा में। हाँ ठीक है। बरेही पानी मयूरभंज, ये भी उड़ीसा में ही है। बकीना जलप्रपात ये शिमोगा कर्नाटक में ही है। वनटांग जलप्रपात ये मिजोरम में है। देखो इस टाइप के नाम, मिजोरम। मेगोड ये कर्नाटक में है। और बूढ़ागाग ये झारखंड में है, या मैं गया भी हूँ, लतेहार। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। मेन तो मैंने वो पूछ लिया था। नौसंबंगी थियांग ये कहाँ पे बड़ा होगा? चलो ये बता दो मुझे। थियांग, नौसंबंगी थियांग, बताइए कहाँ पे होगा ये? बताइए मुझे, कहाँ का है नौसंबंगी थियांग? नॉर्थ ईस्ट का है ये, इतना तो दिमाग लगा लिए। और आगे बताओ।
मणिपुर है क्या सर? क्या हो गया? मणिपुर है क्या? आपने, अरे मेरा माइक ऑफ था। ये आपने, मैंने कल भी बताया था या शायद कोई ने क्लास में बताया था सर, ये मणिपुर कह रहा हूँ, मेघालय का है सर। मेघालय का? हाँ सर। चलो ठीक है। तो अब ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6 क्लास शुरू करते हैं, और पढ़ के आया करो, क्लास में जो काम दिया करो। इसे साफ पता लग रहा है कोई पढ़ के नहीं आया है मुदित को छोड़ के। तुक्का मारोगे नहीं तो फिर यहाँ आके पढ़ लो भाई, पढ़ लो। चलो तो आज छठी क्लास कंप्लीट करेंगे, चाहे 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे, पहले बता रहा हूँ। इसको भागना हो भाग जाना, कोई दिक्कत ना। सर हाँ बोलिए। सर अगर आप बता दी कि कल क्या करके लाना पहले। तो बताता ही हूँ, मैं कल भी बताया था। सर अगर अभी बता दे तो मतलब मैं ऐसा बोल रही कल थी। 7वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ के आ जाना। और क्या है ज्योग्राफी की। क्योंकि जो भी ज्योग्राफी में मतलब एनसीईआरटी में कोई भी चीज़ लिखी होगी तो वो मैं पढ़ने के लिए दूंगा ही। जैसे मान के चलो आज ये जैसे जलप्रपात है भाई, इसको याद कर लेना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करते चलो साथ के साथ, इनका एक साथ। वैसे नोट्स मैं दे दूंगा पर अभी नहीं दूंगा, आप लोग लिखोगे तो थोड़ा याद भी हो जाएगा इसी बहाने, इसलिए मैं नहीं दूंगा नोट्स अभी। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग पढ़िए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। हाँ तो कल अपन कहाँ तक पहुँच गए थे? ये सब कोई काम का चीज़ नहीं है, यहाँ आ गए थे अपन। तो ये प्रीएम्बल का काम कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। मतलब ये इम्पोर्टेंट है, तो ये मैंने उधर से लक्ष्मीकांत से कंप्लीट करवा दिया हूँ तुम लोगों को, ठीक है। अब आ जाओ सौरमंडल। चलो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, श्वेता बता दीजिए कितने ग्रह हैं पृथ्वी पे, प्लेनेट कितने हैं? श्वेता अरे बताइए कितने ग्रह है? ये कितने जन्मों में उत्तर दोगे क्या तुम लोग? बताइए जल्दी फटाफट, कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं? हाँ। अच्छा बताइए जो मन कौन कौन से ग्रह है, बताइए फटाफट। सर बताएं। बुध। हाँ बताइए। हाँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यूरेन, नेपच्यून और बृहस्पति, शनि। ओके मतलब सीक्वेंस में नहीं, मतलब जैसे रैंडम लिया था वैसे नहीं। ठीक है ठीक है, तो आपने ये जवाब दिया है ना, चलो ठीक है। तो मुझे बताइए पृथ्वी के पास कौन से नज़दीक कौन सा ग्रह है पृथ्वी के पास? बताइए बताइए जल्दी जल्दी बताते जाओ। सर बुध है सबसे नजदीक। ये देखो ये डायग्राम, यहाँ से पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। मैं पहले बता रहा हूँ एनसीईआरटी में जो दिया है वो सब पूछूंगा मैं, एक एक लाइन एक एक वर्ड जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है या कोई भी एग्जाम क्वेश्चन बना सकता है, तो मैं सारे क्वेश्चन पूछूंगा। तो एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ के निकल गए, एक एक चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए। और कोई गलत आंसर दे रहा तो बताने से। तो आप क्या बोले पृथ्वी के पास कौन सा होता है? बुध। बुध 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 होता है। और ये तो बुध तो यहाँ पे है, पृथ्वी यहाँ है। पक्का बताइए, मुदित सही बता रही है ये? इसमें दो चीजें मेंशन कर दी हैं, एक तो आकार के आधार पर। अरे मैं दूरी के आधार पे पूछ रहा हूँ, पास का मतलब क्या हुआ? क्या सर? अर्थ के पास कौन सा प्लेनेट सबसे पास में पड़ता है? बुध। सर सबसे पास में तो अर्थ के, मतलब किस तरफ से सर? सन के डायरेक्शन में पूछ रहे हो या कैसे पूछ रहे हो? अरे भाई सब ऐसी बात है, बीच में सन है ना, ये बीच में सन है ही। अब इसके डिस्टेंस के आधार पर, जैसे यहाँ मान के चलो पहला पृथ्वी है, अब पृथ्वी के पास सबसे नजदीक कौन सा ग्रह पड़ेगा? मंगल पड़ेगा सर, फिर उसके बाद में शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो सबसे पहले बुध पड़ेगा, फिर सबसे दूर पड़ेगा नेपच्यून, जो अरुण वरुण होता है वो वाला, लास्ट वाला। हेलो सर। हाँ बताइए बताइए। सूर्य निकट पड़ेगा ना बुध शायद। सर अगर पृथ्वी के पास पूछ रहे हैं तो मंगल और शुक्र पड़ेगा। हाँ, अगर सूर्य के पास पूछेंगे तो आप बुध पड़ेगा। ए भगवान। जी सर, पृथ्वी के पास तो मंगल शुक्र होंगे।
उल्टी बोल रही हूँ। सर पृथ्वी के पास तो ये सब लोग सही कह रहे हैं, और मैं भी यही कहूंगा कि सर मंगल जो कि मार्स है, और शुक्र मतलब शुक्र तो वीनस हो गया ना। हाँ वो है। चलो ठीक है, ये डायग्राम भाई तुम लोग गलत बना दो ना। यूपीएससी 2024 में ना मैं यही डायग्राम बना के आया था। अरे मैंने मतलब डायग्राम कहाँ से बनाया, बच्चों की क्लास थी है ना, तो उसमें वो सौरमंडल बना हुआ था तो मैंने वहीं से, अरे वो क्वेश्चन आया था, जाके देखना 2024 का पेपर GS3 का, तो मैंने वहीं से टाप के बना के आया था, तो ये पता होना चाहिए आपको। अब देखो ठीक है सर। ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया, अर्थ अगर अब ये है तो अर्थ के पास समय से तो पास में कौन पड़ेगा, मंगल यहाँ पे है। चलो ठीक, जो भी है एक बार देख लेना इसको अच्छे से। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है। सना बताइए, ध्रुव तारा कौन सी दिशा में होता है? यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन है ये। नॉर्थ में होता है सर। अगर तुम्हें ध्रुव तारों को फाइंड आउट करना है तो किस से फाइंड आउट कर सकते हो, कौन सी विधि होती है, मतलब कौन सा तरीका होता है वो? सर हम उससे पता कर सकते हैं ना कि अगर हमें पूर्व की साइड जाना है या पश्चिम की साइड जाना, तो उस हिसाब से हम उसको रख नहीं, के वो तो चल दिशा सकते ज्ञात हैं। करने के लिए मैं समझ गया, उसका यूज किया जाता है, पर जी सर। आप ध्रुव तारे को कैसे फाइंड आउट करोगे, मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो चांद के पास चमकता है उसको ही नहीं हम ध्रुव नहीं, तारा गलत आंसर बोलते है। चलो हैं। संध्या बताइए। ओके सर एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा क्वेश्चन। आपको ध्रुव तारा, ये तो चलो सना ने बता दिया कि नॉर्थ में होता है, परंतु वो नॉर्थ में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप कौन सा, एनसीईआरटी में लिखा है ये चीज़ भाई, तो कौन सा तरीका सर मैं होता बता है? सकती हूँ। आप बताइए श्वेता। सप्तऋषि। हाँ, सप्तऋषि, जब वो रेखा मिलती है ना, रेखा 7 तारों की, तब जाके पता लगता है कि ये ध्रुव तारा है। उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को, पढ़ोगे तो नहीं पता कैसे पता चलेगा। चलो अगली चीज, ये पता होना चाहिए। मतलब मेरा मानना, देखो मैं फिर बार बार वही बोल रहा हूँ कि जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है वो कैसे बनाती है। देखो यहाँ से मैं साफ बताऊँ, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये चीज़ याद रख लेना। अब जैसे ये है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये पता होना चाहिए कौन से किस डिस्टेंस में है, कौन पास में है, कौन दूर है, ये पता होना चाहिए। जैसे एक्सोप्लैनेट कौन कौन सा है इसमें, एक्सोप्लैनेट जैसे प्लूटो व्लूटो, ये सब बाहर के ग्रह हैं, ये चीज़ याद रखना है, ये पास के ग्रह नहीं होते हैं। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। तो ये याद रखना, ध्रुव तारा जो है पहली बात तो उत्तर दिशा में होता है, और इसको उत्तर पहचानना होता है तो सप्तऋषि की सहायता से इसको पहचाना जाता है। ठीक है, कौन कौन से ग्रह हैं जो चमकते हैं, और चमकने का कारण क्या होता है? चलो मुझे बताइए। चमकने का कारण तो सर प्रेजेंस ऑफ गैसेस ही होता है सर, जो गैसों की मतलब प्रेजेंस ऑफ गैसेस एंड सनलाइट से रिफ्लेक्शन, और सब कौन से चमकते हैं, ऐसे तो बड़ा वो हो गया ये तो सर, एक बार मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी कुछ। कोई बताएगा? सर सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य प्रकाश के कारण क्योंकि उनके पास अपने उष्मा और प्रकाश नहीं होता ना। यूपीएससी ने ना ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं पहले बता रहा हूँ कि ठीक है। अब और कौन से कारण होते हैं, एक तो कारण हो गया, जैसे तारे क्यों टिमटिमाते प्रतीत होते हैं अपने को, बताइए। क्योंकि तारों की खुद की अपनी ऊर्जा होती है, और तारों की जो ऊर्जा होती है, हाँ, अपवर्तन मेन कॉन्सेप्ट है वो। अच्छा क्या बोले? वो टिमटिमाते प्रतीत इसलिए होते हैं अपवर्तन के कारण। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। चलो अब ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या तो पूर्णिमा होती है, और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, ये नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। चलो मुझे बता दो, पूर्णिमा और अमावस्या में क्या अंतर होता है? कोई बताएगा, पूर्णिमा और अमावस्या में क्या अंतर होता है? पूर्णिमा सर पूर्णिमा रमेश को बोल ले तो बोलिए रमेश। पूर्णिमा को सर चांद का जो आकार होता है पूरा दिखाई देता है, अमावस्या को चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, काली रात। क्या होता है अमावस्या को? अमावस्या को सर रात में ना चंद्रमा नहीं दिखाई देता। अच्छा, और पूर्णिमा को फुल मून रहता है, पूरा चांद दिखाई देता है।
ठीक है, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। जो बनने की प्रोबेबिलिटी तो मैंने पूछ लिया आप लोगों से, ठीक है। हाँ सर अगले एक तारा मेरे एक प्लैनेट मेरे अभी दिमाग में आ गया सर, जो आप बोल रहे हो ना कि जो शाइन करता है अपने अर्थ जैसे, एक तो अपना अर्थ करता ही है ना सर। मैंने उसको उससे भी देखा है सर, अपने विंटर स्काई जो होता है ना अपने शाम को, सर्दियों की शाम को सर, कई बार वीनस चमकता हुआ देखा है मैंने। अच्छा हाँ ठीक है, चंद्रमा चमकता है, सूर्य चमकता है, पृथ्वी कब से चमकने लगी? अरे पृथ्वी कब से चमकने लगी? कौन बोल रहे पृथ्वी चमकती है? अच्छा, पृथ्वी नहीं चमकती क्या? अच्छा अच्छा भाई पृथ्वी कहाँ से चमकने लगी मुझे बताइए। अच्छा पृथ्वी कैसे अपन देखेंगे भी कैसे, अपन खुद पृथ्वी पे? ठीक है मतलब ठीक है, मैं कभी इधर उधर निकल जाता हूँ। ठीक है, इन्हीं को ही खगोलीय पिंड कहते हैं जो चमकती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखें ना। वे सभी रात के समय में आसमान में चमकती है ना, वही खगोलीय पिंड कहलाती है। तो ये बात याद रखना, मतलब छोटा मोटा स्टेटमेंट ऐसे तो पीछे नहीं, पर पता होना चाहिए बेसिक नॉलेज के लिए, ठीक है। चलो अगली चीज़, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। हाँ देखो, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपने उष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, ये रख लेना, सूर्य भी एक तारा। देखो ये ध्रुव तारा वाला नॉर्थ में होता है। संकेतक तारे जो सप्तऋषि तारे होते हैं, उन्हीं की मिलान रेखा में देखा जाता है। ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। चलो ठीक है, ये देखो इस वाला चैप्टर से यूपीएससी ने एक आध क्वेश्चन पूछा है, परंतु ज़्यादा चांसेस बनने का नहीं है। मैं खुद बताऊँ, जैसे है ना यूपीएससी ना क्लाइमेटोलॉजी से ज़्यादा पूछती है। देखो इससे है ना, इससे यूपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, इस चैप्टर से है ना। और फिर भी अपन अभी कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, तो इसको अच्छे से एक बार कर लेते हैं, ताकि बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। चलो ठीक है, संध्या बताइए, सबसे पहले चांद पे कौन पहुँचा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब पहुँचा था, कौन सी ईयर में? 1967 एग्जैक्ट मुझे नहीं याद, शायद 53। गलत, 21 जुलाई 1969। अच्छा, ये देखो सब एनसीईआरटी में लिखा है, मैं कहीं से नहीं पूछ रहा अलग। चलो ठीक है, कौन साइंस का स्टूडेंट है इनमें से? तुम लोगों में साइंस का स्टूडेंट कौन है? कोई नहीं है। सर मैं तुम हो तो सूर्य की स्पीड क्या होती है बता दीजिए। सूर्य की स्पीड क्या होती है बताइए। सूर्य की स्पीड सर 9 गुणे सर एग्जैक्ट गलत, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लिखा है। सूर्य की स्पीड नहीं, वो प्रकाश की स्पीड है सर। तो सूर्य की प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय 8 मिनट लगता है, और इसकी प्रकाश की गति है ये। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। छोटे मोटे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना ना। टाइम कितना लेता है? 8 मिनट लेता है, ये बात याद होनी चाहिए। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। सना बताइए, आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट ही नहीं पता है? हिस्ट्री पढ़ लियो। श्वेता बताइए, श्वेता आर्यभट्ट कौन था? ये आर्यभट्ट प्राचीन भारत के खगोल शास्त्र। हाँ, खगोल शास्त्री। ये देखो, उन्होंने कहा था कि सूर्य सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलीय पिंड ब्रह्मांड के रहस्य खोजने में लगे, मतलब यही है कारण यार। उन्होंने पहले ही बता दिया था ये चीज़ कि सूर्य का जो रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण चमकते हैं ये चीज़। अब देखो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था तुमसे, देखो सबसे पहले सूर्य है, ठीक है। सूर्य के पास में सबसे नज़दीक कौन है? बुध है, ठीक है। उसके बाद में ये, रुको 1 मिनट, हाँ बुध ही है ना, फिर शुक्र है। बुध शुक्र कहाँ गए भाई? हाँ शुक्र है। 1 मिनट, ये शायद पुराना सूर्य का है, तो ये है बुध। सूर्य के पास सबसे है बुध, फिर है शुक्र, ठीक है, फिर है मंगल और अर्थ एक ही। सर फिर ये आएगा ना पृथ्वी, तीसरा वाला। हाँ, तीसरा वाला पृथ्वी है ही, ठीक है। सर ये जो येलो सा आपने बुध पे लगाया ना सन की लाइट में, तो ये लिखा हुआ दूर है थोड़ा सा, लेकिन पास वाला जो ये बुध है छोटा सा, ये है ना, ये बुध है ना जी। फिर ये शुक्र है, ये शुक्र हो गया, येलो सा, ये पृथ्वी हो गई, ये मंगल है। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या हुआ?
तो आपने सन के बारे में पूछा था, तो फिर इन्होंने मैंने सन के बताया था कि बुध है। पृथ्वी के बारे में पूछा था मैंने, तो पृथ्वी के पास में कौन सा है? ये आ जाएगा अब देखो ना, मंगल और- यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है ये, सुदूर ग्रह पट्टी, इसके बारे में यूपीएससी ने पूछा था, तो मैंने यही फिर वो ऐसा ही डायग्राम बना के आया था। ठीक है, तो ये थोड़ा चीज़ें याद रखो। देखो फिर है सुदूर ग्रह पट्टी आती है इनके बीच में, फिर आता है बृहस्पति, और फिर आगे है शनि, और फिर है यूरेनस। तो सबसे दूर जो है यूरेनस है, ये चीज़ याद रखना। नहीं, नेपच्यून सबसे दूर है जो नेपच्यून है। तो है ना, मतलब आप इसमें दिया भी है, ये आंतरिक ग्रह होते हैं ये 4, ठीक है, और ये जो 4 होते हैं ये बाह्य ग्रह होते हैं। तो ये पता होना चाहिए, एक्सोप्लैनेट बोलते हैं इनको, ये चारों के चारों। तो इसमें कौन आएगा? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये बाह्य ग्रह है, एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। और ये आंतरिक है, इसमें तुम्हारा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चीज़ याद रखना। ठीक, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी है, ऐसे मैं फिर बता रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी कर लो, एक बार पढ़ लोगे तो अच्छे से पढ़ लो भाई। छोटे मोटे एग्जाम में तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता ही है वो, पर यूपीएससी में तो एक आध जो क्वेश्चन पूछा है वो है। अब ये देखो, ये मैंने बोला था ना, ये आंतरिक ग्रह है, तो आंतरिक ग्रह 4 है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ये सूर्य के बहुत नज़दीक है, चट्टानों से बने होते हैं, ये चीज़ याद रखना। अब जो बुध है वो जो सूर्य के चारों एक परिक्रमण लगाता है 88 दिन में। ठीक है, अब देखो इतना फैक्चुअल चीज़ें हैं, फिर भी इतना यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, शुक्र लगाता 255 दिन में, पृथ्वी लगाता 365 दिन में, मंगल लगाता 687 दिन में। चलो मैं अब क्वेश्चन पूछता हूँ ना यहाँ से। ठीक है, ये देख लेना, अपने अक्ष पर घूर्णन पे लगता है 59 दिन लेता है, ये 243 दिन लेता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन पृथ्वी लेती है 1 दिन। ठीक है, चंद्रमा की संख्या है यहाँ पे 1। ठीक है, और सूर्य चारों परिक्रमण लगता है 687 दिन, अक्ष पर घूर्णन करने का 1 दिन लेता है, और चंद्रमा की संख्या है यहाँ पे 2। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ से तुम लोगों से। चलो रमेश बताइए कि अगर मैं कौन से ग्रह पे जाऊँ तो मेरी जो है आयु जो है, अगर मैं 100 साल जीता हूँ पृथ्वी पे, तो कौन से ग्रह पे मैं ज़्यादा दिन जी पाऊँगा और कौन से ग्रह पे मैं कम दिन जी पाऊँगा, बताइए। जिसका घोड़ा मतलब स्लो होगा ना, उस पे ज्यादा दिन जी पाएंगे, जिसका फास्ट होगा उस पे कम दिन। हाँ, तो कौन से पे जी पाएंगे ग्रह बताइए ना। तो मतलब ज्यादा दिन जीना चाहते हैं कम दिन? ज़्यादा दिन कम दिन दोनों बताइए मुझे, पृथ्वी की तुलना में। पृथ्वी की तुलना में आप ज्यादा दिन जीना चाहते हैं तो आपको उधर जाना पड़ेगा, मतलब कि पृथ्वी एक दिन 24 घंटे में एक बार, तो वहाँ ज्यादा दिन जीना चाहते हैं तो आप इधर बुध और शुक्र की तरफ जाइए। ज्यादा दिन जिएंगे, क्योंकि एक दिन में वो ना सिर पे ज्यादा चक्कर लगा देगा, तो उसका दिन ज्यादा हो जाएगा। कम होगा ज़्यादा होगा? अरे ज्यादा होगा, जैसे क्यों भाई, देखो इसका 1 साल जो होती है इसका 88 दिन का ही है भाई। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 साल जी रहा हूँ, तो ये तो 100 साल तो मेरे बहुत दिन की है, कितना ये ओनली 88 दिन में कंप्लीट कर देगा। सर मंगल आ सकता है। मंगल मंगल 1 साल में 687 दिन, तो 100 दिन में देखो ना मेरे कितना हो गया, 68,700 दिन हो गए मेरे पास। मंगल आएगा। तो यूपीएससी ने ना आपकी यारो टाइम फ्रेम वाले क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था, तो ये पता होना चाहिए। अभी देखो और ज़्यादा जीना है, तो ये देखो आगे, ये देखो 11 साल बृहस्पति में चले जाओगे तो तुम 11 साल 11 दिन, वहाँ पे 1 साल इतने दिन का होता है, तो ये चीज़ याद रखना। शनि पे चले जाओगे तो 29 साल 5 दिन 5 महीने और ज़्यादा। यूरेनस पे चले जाओगे 84 साल, तो ये तो कम हो गया, यहाँ पे तो 84 साल ही लेता है, ये 164 साल लेता है, और यहाँ पे 29 नहीं, हाँ ये ज़्यादा है ना। तो सबसे ज़्यादा है अगर तुम्हें जीना है तो नेपच्यून पे चले जाना। तो ये और सर सबसे कम जीना है तो सबसे कम जीना है तो बुध पे चले जाना। जो मतलब जो अभी यहाँ पृथ्वी पे है और जो जीना नहीं चाहते वो बुध पे चले जाएं। हाँ, तो कम दिन जियोगे वहाँ पे जाके तो। अरे मतलब वहाँ का ईयर है ना जो 88 दिन का ही है ना, अरे यहाँ पे पृथ्वी पे 365 दिन का है, 1 साल 365 दिन में होता है, वहाँ 88 दिन में 1 साल हो जाती है। समझ में आया? अरे ठीक है, चीज़ें थोड़ा मतलब ऐसे ही यूपीएससी पूछ सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी ने आपके 2025 में जो क्वेश्चन पूछा ना भाई, वो ऐसे ही पूछे, इम्प्लीमेंट मतलब जो आप एप्लीकेशन सीख पाओगे तभी वो क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ये जो कोई काम की नहीं है।
ऐसा मेजर या बिग मेयर क्या होते हैं? इतिहास में देखते हो छोड़ो। नक्षत्र मंडल वे नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ऐसा मेजर या बिग मेयर इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाली नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि, सप्त 7 ऋषि संत है। छोड़ो, ये कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है, ध्रुव तारा वाला मैंने क्वेश्चन पूछ ही लिया था, उत्तर में यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सप्तऋषि की सहायता से इसको पहचाना जाता है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं। ठीक है, छोड़ो। प्लेनेट क्या होता है, ये सब चीज़ें बच्चों की तरह क्वेश्चन है तो वो नहीं पूछेगा अपने से। कॉन्सेप्ट वाले जैसे यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट बना सकता है तो ये डायग्राम याद। और यूपीएससी में फिर बता रहा हूँ, जैसे इस टाइप का जो फैक्ट रहता है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। चलो देखो, ये पता है कि सौर मंडल में 7 ग्रह होते हैं। 7 होते हैं, 8 होते हैं, कितना होता है? और जिनका मुख्य सूर्य होता है, याद रखना। 8 होते हैं। 8 होते हैं ना। हाँ। अब ये देखिए ट्रिक भी दिया है इन्होंने कि कैसे याद करना है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो वो वहाँ से भी हो जाएगा, आपको ये चीज़ याद रखना। अब हाँ, कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत इनके ग्रह के बारे में पता होनी चाहिए। तो ये वाला डायग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके मतलब यूपीएससी नहीं पूछता है, पर छोटे मोटे एग्जामों में आपको मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, देख लेना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। ये प्लूटो ग्रह को इसको छोड़ दिया गया था, पहले माना जाता था, फिर बाद में इसको इनकार कर दिया गया कि नहीं माना जाएगा। प्लूटो बोनी ग्रह कहा गया। आप चलो आ जाओ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। हाँ चलो, मैं जिसे पूछूंगा वही जवाब देगा। शिल्पा बताइए, शिल्पा, नीला ग्रह किसको बोला जाता है? शिल्पा, सर पृथ्वी को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सर 1/4 क्या हो? तो मतलब 1/4 भाग पानी है, इसलिए 2/3 है, 2/3। सॉरी, हाँ सर 2/3 सॉरी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। चलो ठीक है, रमेश बताइए, पृथ्वी क्यों मनुष्य के लिए मतलब जीवन की उत्पत्ति के लिए कैसे सहायक है यहाँ पे? अरे बताइए, रमेश कहाँ भाग गए? रमेश है या नहीं यहाँ पे? नहीं सर। चलो तो ठीक है, तो बताइए, कौन बताएगा? सना तुम बताओ, क्यों पृथ्वी को अनुकूल परिस्थितियाँ बोला जाता है यहाँ पे रहने के लिए? सर यहाँ पे जो ये है गैसेस जो है हाइड्रो वो है, एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी सर। मुझे और मैं बताइए, बताइए श्वेता बताइए। पृथ्वी ना तो ज्यादा अधिक गर्म है ना ज्यादा ठंडी है, और यहाँ जैसे पानी है, वायु उपस्थित है और हमारे जीवन के लिए आवश्यक भी है, जैसे गैस है, ऑक्सीजन, ये सब। पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह, याद रखना, चंद्रमा है। सर लेकिन ना जैसे स्टार्टिंग में अगर हम पहले देखें ना तो पृथ्वी बहुत गर्म थी। हाँ तो अभी तो है ना, तो अभी क्यों रह पा रहे हो तुम यहाँ पे? अब मान के चलो गर्मियाँ बढ़ जाएगी तो रह पाओगे यहाँ पे? अभी तो बहुत सारे फैक्ट हैं जिसकी वजह से सर हम ये बोल सकते हैं कि इसलिए है, जैसे इन्होंने बताया श्वेता ने। आकाश गंगा क्या होती है मुदित? सर आकाश गंगा एक सर बेसिकली आकाश गंगा एक गैलेक्सी है। गैलेक्सी को हम कहते हैं कि जहां पर कई सौर मंडल स्थित हों, वो एक का समूह, कई सौर मंडलों का समूह आकाश गंगा है सर। अच्छा, आकाश गंगा मिलकर क्या बनाती है? सर ब्रह्मांड। तो याद रखना, देखो पृथ्वी है, पृथ्वी को जो है पृथ्वी के सौर मंडल, फिर आकाश गंगा है, फिर ब्रह्मांड है। याद रखना ये चीज, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। चलो ठीक है, ये पहला चैप्टर ऐसे ज़्यादा काम का है था नहीं, क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। पर देखो पूछ सकता है, वो यूपीएससी को भरोसा है नहीं। तो पहली बात अपने पता होना चाहिए ये चीज़ें। चलो यहीं से क्वेश्चन पूछना शुरू करता हूँ ना मैं अब। चलो, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? बताइए। मैं बताऊं? हाँ बताइए। शुक्र। क्यों कहा जाता है? सर इतना ही पढ़ा था, क्यों कहा जाता है ये नहीं पता।
याद नहीं है एग्जैक्ट मुझे। चलो, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है सर। तीसरा, सूर्य से सबसे तीसरा पहला कौन सा है? बुध है, फिर शुक्र है, हाँ, तो फिर याद रखना। पृथ्वी है। और सर ना इसको इसलिए बोल सकते हैं, मतलब जहां तक मुझे लग रहा है, एक बार देख लेना सर, इसमें शेप जो है ना सिमिलर लगता है शुक्र का, शायद। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सभी ग्रह सूर्य चारों किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? वर्टिकल, दीर्घ वृत्ताकार। ध्रुव तारा नॉर्थ में होता ही है। शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? बताइए, ये तो मैंने अभी बताया भी था। मंगल, बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। हाँ, याद रखना, मंगल फिर वो चौथा नंबर, वो पांचवा नंबर हो गया। चलो ठीक है। ग्रहों के पास अपनी क्या नहीं होती है? बताइए, इस स्टेटमेंट को पूरा करो कोई। लाइट एनर्जी नहीं होते हैं सर, उससे लेते हैं ना, सन से। अच्छा, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो गया? पृथ्वी। पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? देखो, यही मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वही क्वेश्चन है। चंद्रमा। शुक्र है और इधर मंगल है सर। पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा। अरे चंद्रमा तो उपग्रह है ना, उपग्रह थोड़ी पूछा है। नहीं है चंद्रमा तो वो है ना सर, सैटेलाइट है ना। पृथ्वी के सबसे करीब तो शुक्र आ जाएगा इधर से, और उधर से वो आ जाएगा मंगल। ठीक है। अच्छा, तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? गैलेक्सी। आकाशगंगा। आकाशगंगा सही है मुदित? ये हाँ, एक सिस्टम है ना तारों का, उसको वही बोलते हैं सर। तारों की को तो वो कहेंगे ना, आकाशगंगा थोड़ी कहेंगे सर, गैलेक्सी कहेंगे। नहीं, आकाशगंगा गैलेक्सी एक ही तो है। अरे सर, सोलर सिस्टम कहेंगे ना। तारों का नक्षत्र मंडल कहते हैं, नक्षत्र मंडल, तारों के समूह को। उठा के फेंक दूंगा। ओके सर। कुछ भी तुक्का मार रहे हो तुम लोग। चलो, और जो है ना खगोल पिंड ग्रह होते हैं, खगोलीय पिंड जिनमें सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, तो ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के जो बचे हुए पूछते हैं, फिर सेकंड चैप्टर में पूछेंगे अपन। चलो, पहले तो यही बता देता हूँ। चलो ठीक है, सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं अपन। पहला चैप्टर कुछ बचा रहेगा, वो पूछूंगा बाद में, अभी नहीं। अभी तुम लोगों को याद हो गया ना। चलो ठीक है। मकर रेखा कौन से स्थान से गुजरती है? शिल्पा बताइए। शिल्पा है या नहीं है? कौन कौन है यहाँ पे? तुम लोग कहाँ भाग है गए? सर, है। तो शिल्पा बता का ही नहीं रही। अब देखो, सब भाग गए ना, ये धीरे धीरे भाग गए। मैं बताऊं सर? हाँ बताइए। सर, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सर गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ से। मकर रेखा सर गलत है सर, मकर रेखा से दक्षिणी। सर मेरी आवाज है क्या? उसको कैप्रिकॉर्न को मकर कहते हैं, तो कैंसर को क्या कहते हैं सर हिंदी में? कर्क। हाय, ये तो सर, ये हिंदी का तो बाय गॉड, ये मकर और कर्क। कैंसर कर्क को बोलते चलो हैं। ये बताइए, मुदित अक्ष किसको बोलते हैं? सर क्या? एक्सिस किसको बोलते हैं? एक्सिस सर, एक्सिस तो इमेजिनरी लाइन है ना सर, जिसपे जो ग्लोब है या अर्थ है वो अपने आप ही रोटेट कर रही है। ठीक है, तो अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है वो? क्या एंगल कितना बनाती है एक्सिस के साथ? एक्सिस के साथ मतलब पृथ्वी कितनी झुकी हुई है सर? व्हाट इज एंगल ऑफ अर्थ? सर मुझे नहीं मालूम सर, पढ़ा है पर अभी ध्यान नहीं आ रहा है। 23.5 डिग्री तो झुकी हुई है। हाँ। और जो कक्षीय समतल से कोण बनाती है 66.5 डिग्री बनाती है। 66.5 66 डिग्री एंड हाफ। अच्छा। इक्वेटर लाइन
इक्वेटर, रुक जाओ मैं पूछूंगा जिससे जवाब देना। चलो सना बताइए, इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन क्या होती है? इक्वेटर सर जो पृथ्वी की जो एक लाइन बनाई गई इमेजिनरी, वो बीच में बनाई गई, मतलब 0 डिग्री उस पे। हाँ, पृथ्वी को जो 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। चलो बताइए ये श्वेता, लेटीट्यूड किसको कहते हैं? सर हिंदी में बताने एक बार। अक्षांश रेखा है या समांतर रेखा है? समांतर रेखा, जैसे कि विषुवत वृत्त, जिसे ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर रेखाएं वृत्त होते हैं। चलो ठीक है, ये तो सही बताया। तो इनके मुझे बताना, इन दोनों के मतलब जो जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती है, लेटीट्यूड्स होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस इक्वल रहता है या चेंज होता रहता है? मतलब सर जब दूर पे जाएंगे तो उसको चेंज होगा सर, जैसे नॉर्थ और साउथ में होगा तो सेम होगा, लेकिन जब ऊपर की साइड जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, कम होता चला जाएगा डिस्टेंस का अकॉर्डिंग। मुझे ये सही बोल रही है सर? समझ ये मतलब थोड़ा अजीब मतलब मालूम नहीं सही बोल रही है सर। मुझे ये तो मालूम है कि अपने लैटिट्यूड जो होते हैं वो 4 होते हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्किल, एंटार्क्टिक सर्किल। सर ये एक एक्चुअली सर नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सर ये जो आर्टिक सर्किल, एंटार्क्टिक सर्किल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल है ना, तो ये तो सर वो तो पॉइंट है उनका अरे तुम समझ नहीं रहे हो। नहीं तो सर, मैं बताता हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि देखो ये लेटीट्यूड होता है, ये होते हैं लेटीट्यूड, तो इन लेटीट्यूड के बीच में ये डिस्टेंस सेम रहती है, ये घटती चली जाती है, क्या होता है? सर इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो घटेगी ना सर, क्योंकि आगे जाके तो वो पॉइंट बन जाएगा ना, नॉर्थ पोल बन जाएगा और नीचे साउथ पोल बन जाएगा, इसलिए तो। ओके, पक्का है ना? श्योर सर? हाँ सर श्योर। आप सर जो लॉन्गिट्यूड होता है वो? सर लॉन्गिट्यूड क्या? जो लॉन्गिट्यूड होता है उनके बीच में डिस्टेंस कम होती है, क्या होता है? बढ़ती जाती है, क्या होता है? अच्छा मेरा माइक बंद है। लॉन्गिट्यूड में सर डिस्टेंस इक्वली रहती है, पर जो एक लॉन्गिट्यूड है ना उसको 2 बार काउंट करते हैं शायद, ऐसा कुछ होता है ना? अरे मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा हूँ। दूरी से ऊपर से जब आएंगे ना वो बराबर रहेगी, लंबाई जो समान रहेगी उसके। ऊपर से नॉर्थ से साउथ आएंगे ना तब तक कि, लेकिन जब हम वो करते हैं, ये अक्षांश करते हैं, तो ये नॉर्थ जाने पे पॉइंट में हो जाता है तो कम होती है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है। चलो मैं इसको समझा देता हूँ, कुछ चीज़ें इसमें जो है काम को बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो पहली बात, देखो ये 3 रेखाएं होती है, इक्वेटर, ठीक है, कर्क रेखा कैप्रिकॉर्न बोलते हैं ना, क्या कैंसर बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा को। तो ये देखो इक्वेटर होते हैं, 0 डिग्री लाइन होती है, ये है ना पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, ठीक है, इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है, ठीक है, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में होता है, ठीक। अब जो याद रखना, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये जो है, ये जो एरिया है, ये चीज़ याद रखना, ये उष्णकटिबंधीय जोन होगा। उष्णकटिबंधीय जोन का मतलब होता है यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि अर्थ हीट होगा तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा तो ऊपर हवा उठेगी, बादल बरसेंगे, तो यहाँ बरसात होती रहेगी। तो ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला इलाका उष्णकटिबंधीय, यहाँ गर्मी रहेगी, शीत नहीं रहेगी। अब देखना एक चीज़ नोटिस करना, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? चलो बता दी, ये तो बताओ मुझे। 8 राज्यों से। 8 राज्यों से। नाम बताओ फटाफट। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसने जो बताया सही है? बिल्कुल सही है सर, 8 राज्य हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, 1 मिनट, इंडिया का मैप नहीं है कि मैं शायद लास्ट में देख रखा, तो वहाँ से एक चीज़ समझाता हूँ कि ये थोड़ा समझ पाओगे। लास्ट में दिया ना इंडिया का मैप, ये दिया है यहाँ पे, ये देखो ये रही। तो देखो ये रही कर्क रेखा, गुजरात, और एक देखना गुजरात से गुजर रही है, MP से गुजर रही है, फिर ये छत्तीसगढ़ से, सर राजस्थान रह गया सर, राजस्थान, फिर झारखंड हो गया, ये बंगाल हो गया, ठीक है, ये त्रिपुरा हो गया, फिर मिजोरम हो गया। जी सर।
ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करना, इससे जो नीचे वाले इलाके हैं, अब देखो भारत का लगभग यहाँ से 8 डिग्री से विस्तार है यहाँ पे, है ना। अब लगभग अपन नॉर्थ पोल में ही आते हैं। अब ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला इलाका जो भारत का, अपन भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसी के बारे में सोचेंगे। तो ये वाला जो इलाका ना, ये वाला, अब ये देख लेना, यहाँ सर्दी नहीं पड़ती है, ये चीज़ तुम नोटिस कर लेना। यहाँ का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री रहेगा, ठीक है। पर जैसे आप 23.5 डिग्री ऊपर जाओगे और 66.5 डिग्री तक, तो भारत तो लगभग 37.6 तक ही है यहाँ पे। तो ये वाला होता है शीतोष्ण कटिबंध, मतलब यहाँ पे सर्दी भी रहेगी और गर्मी भी रहेगी। ये वाला इलाका, ये वाला इलाका देखो, अभी जैसे नॉर्थ में अभी सर्दियाँ पड़ रही है यहाँ पे, फिर जून में गर्मी भी पड़ेगी। फिर जब आप 66.5 डिग्री से ऊपर जाओगे, तो ये मान के चलो जो तुम्हारा ग्रीनलैंड यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे हमेशा, इसको बोलते हैं शीत कटिबंध जोन, यहाँ पे हमेशा सर्दी रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा इसको डायग्राम को समझ लेना, ठीक है। फिर नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ पोल में स्वाभाविक बात है बर्फ़ जमी रहती है। कारण ये है, अब इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना, हाँ ये वाले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे अपन ये सारी चीज़ें। देख मेरा पढ़ाने का पर्पज में बात है कि थोड़ा समझो, ये चीज़ों को समझोगे तभी ये देखो, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट बेस होते थे, तो कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये देखो दोनों एक ही होता है। दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध यहाँ दक्षिणी ध्रुववर्त हो गया, ये 86.5 डिग्री को बोलते हैं, ये रखना। ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। अब ये वाला इलाका है, यहाँ पे सर्दी गर्मी दोनों पड़ेगा, ठीक है, जो मैंने बताया। और ये वाला इलाका है, ये ओनली जो है शीत, मतलब बर्फबारी यहीं पे, यहाँ पे देखो ग्रीनलैंड, जहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, वो ये वाला इलाका होता है। अब बात है कि यूपीएससी ये नहीं पूछेगा आपसे, पीसीएस में ज़रूर पूछ लिया जाए आपसे, यूपीएससी ये पूछेगा कि भाई सब ऐसी बात है, ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है ऐसा। तो इसके लिए डायग्राम दिया होगा इन्होंने आगे जाके, सनलाइट वाला दोनों का, ध्यान से समझना उस डायग्राम को। हाँ देखो, अगर पृथ्वी इस तरीके से होती ना, इस तरीके से, तो याद रखना पृथ्वी पे रहना संभव ही नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं कि भाई अर्थ ही क्यों है कि यहाँ पे जीवन है, तो सबसे बड़ा कारण ये है कि ये अपने अक्ष पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री, ऐसे झुकी हुई है पृथ्वी ऐसे। अब इससे क्या होता है कि इंटेंशन जो है सनलाइट का वो कम हो जाता है। ये कभी नोटिस करना तुम, है ना, जैसे आग की जो लपटें उठ रही है, अगर तुम यहाँ पे अपना हाथ रखोगे ना, जल जाओगे। पर वही तो जैसे मान के चलो कि उसके भाप इधर भी जा रही होगी तो कम होगा आपका। तो कभी याद रखना कि जैसे आप अभी सर्दियों में अगर आग जलाओगे तो ऊपर हाथ नहीं रखोगे, आप साइड में बैठे रहोगे उसके चारों तरफ, तो क्या होगा, गर्मी का महसूस होगा आपको, पर जलेंगे नहीं आप। तो ये चीज़ है सबसे मेन कारण। अब बात है कि पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, ध्यान से समझना ये चीज़, ऐसे झुकी हुई है अपने एक्सिस पे। तो ये जो एंगल है 23.5 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला कक्षीय समतल के साथ, ये 66.5 डिग्री है। तो यही मैं पूछ रहा था उस टाइम। अब ध्यान से समझना, इसमें एक आगे एक डायग्राम आएगा, उससे मैं बताता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो, यूपीएससी यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछती ही है। देखो ये रहा। अब देखो, स्वाभाविक सी बात है कि एक ये चीज़ हो गई है ना। अब जो सनलाइट के सामने रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पे क्या रहेगा, दिन रहेगा। दूसरी बात, थोड़ा गर्मी भी रहेगी, ठीक है। अब ध्यान समझना, जिस सीधा इंटेंशन पड़ेगा तो यहाँ ज़्यादा गर्मी रहेगी, यहाँ देखो यहाँ जो है थोड़ा कम गर्मी रहेगा। और ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे क्या रहेंगे, रात रहेगी यहाँ पे, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पे जो है सर्दी वाला मौसम रहेगा। अब क्या है कि एक तो ये है, दूसरी क्या होती है कि अर्थ अपने ही अक्ष पे रोटेट करती रहती है, ऐसे गोल गोल घूमती रहती है ना। अब ऐसे गोल गोल घूमती रहती है तो चीज़ें चेंज होती रहती है, तो उसी का आगे जाके ये डायग्राम है, ठीक। अभी देखो ध्यान समझना, अभी अपन कहाँ पे खड़े हैं, 22 दिसंबर अपन ने पार किया है, लगभग अपन यहाँ पे आने वाले हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में देखो, अभी जैसे अपन दिसंबर की बात करते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु क्यों है, ध्यान से समझना। क्योंकि देखो ये जो अर्थ का एक्सिस है, अब यहाँ पे जो सनलाइट वो इधर ही पड़ रही है, और जो ये नॉर्थ पोल देखो यहाँ पे जो है, एक तो देखो सर्दियों में क्या होता है, रात बड़ी हो जाती है, कारण उसका ये है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो सन की लाइट वो कम पड़ रही है, तो कम पड़े तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, शीत ऋतु होगी। अब यहाँ देखो दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ देखो ये दक्षिणी गोलार्ध का कितना पार्ट है जिस पर सनलाइट पड़ रहा है, तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है, एक तो क्या होगा, डे जो है मतलब दिन जो है बड़े हो जाएंगे। अब दिन बड़े होंगे तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे सूर्य की लाइट ज़्यादा होगी, अब ज़्यादा होगी तो गर्म होगी, तो यहाँ पे गर्म रहेगा।
अब वैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे अब, ठीक है। जैसे अब बोलते हैं ना कि 14 जनवरी के बाद मकर संक्रांति के बाद में जो सन क्या होता है, उतरना ही होता है, मतलब समझ बात है कि वो इधर आ रहा है, नॉर्थ की तरफ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे देखना उत्तरी ध्रुव, अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला जो है कि स्वाभाविक सी बात अब यहाँ पे सीधा सीधा वो पड़ रहा है, तो यहाँ पे वसंत ऋतु रहेगा, हल्का सर्दी हल्का गर्मी रहेगा उस टाइप से। पर यहाँ देखो, अब यहाँ देखो नॉर्थ पूरा सूर्य के सामने आ गया है, तो सूर्य के सामने आ गया तो स्वाभाविक सी बात है 21 जून में क्या हो जाता है, गर्मी हो जाता है खतरनाक, ठीक। वहीं जो है कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 23 सितंबर के बाद में हल्का हल्का सर्दी पड़ने लग जाता है। तो ये पता होना चाहिए किस कॉन्सेप्ट के कारण होती है, वो सब सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी कुछ चीज़ें होगी, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक। दूसरी बात इधर आओ, अब कुछ चीज़ें, हाँ, ये वाला जो जोन होता है ना, ये वाला, इसकी विशेषता यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है, अगर आप उधर देखोगे तो पहले, ठीक है। ये इसी अक्षांशों के बीच में, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, याद रखना सूर्य जो है ना एक साल में, ठीक है, एक बार जो है दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, ये चीज़ याद रख लेना। इस एरिया में आपका एक बार ऐसा होगा, मतलब यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा, यूपीएससी ने ऐसा पूछा था कि जीरो इमेज या जीरो छवि, आपको मतलब होता है ना कि क्या बोलते हैं उसके, आपकी परछाई, तो वो कौन सा लैटिट्यूड होगा जिसमें पॉसिबल हो पाता है, याद रखना वो यहीं पॉसिबल हो पाता है। कारण क्योंकि सनलाइट आपके जस्ट ऊपर आ जाती है, जो जस्ट ऊपर आ जाएगी तो आपकी जो है परछाई नहीं बनेगी। अरे समझ में आया? जी सर समझ में आया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कौन से लैटिट्यूड है जिनके बीच में आपकी इमेज नहीं बनती है, दिन में एक बार ऐसा होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ सूर्यवर्ष में एक बार, मतलब सूर्यवर्ष सन की ईयर में एक बार ऐसा होता है कि जब जो है सूर्य आपके जस्ट ऊपर होता है सभी अक्षांशों पर, तो आपके उस टाइम जो है आपकी इमेज नहीं बनेगी। ये बात याद रखना, यूपीएससी ने इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलो ठीक है, वो हो गया। तो इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, रुको। 2013 में क्वेश्चन आया था यूपीएससी का। हाँ, अब बताओ मुदीर, डे और मतलब जैसे अलग अलग ऋतुओं में दिन और समय में और रात्रि के समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है। मतलब जो डे लाइट की जो होता है ना, जैसे अभी देखना कि अब दिन जो है बड़े हो जाएंगे और रात जो है छोटी हो जाएगी, तो ये क्यों होता है, बताइए मुदीर। सर ये सर अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से होता है, जैसे आपने वो डायग्राम में समझाया कि पहली बात तो अर्थ जो है वो अपनी ध्रुवी पे थोड़ी झुकी है 23 डिग्री 23.5 डिग्री और इधर 67.5 डिग्री। एक चीज तो वो हो गई। दूसरी सर अपने कोई कौन सा पोजीशन सन के साथ कांटेक्ट में है वो उसी डायग्राम से एक्सप्लेन करा जा सकता है सर। अभी आप वो एक डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे थे ना, उसी से। अरे मतलब स्वाभाविक सी बात है कि पृथ्वी क्या होती है, अरे देखो पृथ्वी क्या होती है ना, अपने अक्ष पे ऐसे रहती है, हाँ ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है जितना सनलाइट, ये तो पृथ्वी अपने अक्ष पे जो परिक्रमण करती है, परिक्रमण रोटेट अपने करती है, ठीक है, तो उसके कारण जो है ये दिन रात की अवधि बढ़ती है, हाँ ठीक। पर एक चीज याद रखना, अपने अक्ष पर एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन। हाँ, तो सर, रिवॉल्यूशन रोटेशन में क्या अंतर होता है बताइए पहले। सर रोटेशन तो अर्थ अपनी ही एक्सिस पे रोटेट कर रही है, और रिवॉल्यूशन है कि वो इलेप्टिकल पाथ जो है, ऑर्बिटल पाथ अर्थ का सन के अराउंड वो उसमें घूम रही है। तो अर्थ खुद भी घूम रही है और सन के चारों ओर भी घूम रही है, और उसी के साथ साथ मून भी घूम रहा है, वो होता है। तो समझ कारण क्या होगा, रिवॉल्यूशन होगा रोटेशन होगा, क्या किसका? डे नाइट मतलब दिन रात, डे नाइट का तो रोटेशन होगा और सीजन्स का रिवॉल्यूशन होगा। आप बताओ श्वेता क्या बता रही है, बताइए। हाँ, जो मुझे बताया वही है, पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुका होना, और जैसे कि घूर्णन से क्या होगा, दिन रात होगा, ठीक है।
परिभ्रमण से क्या होगा, ऋतु में परिवर्तन होगा। सर 1 मिनट में आ रहा हूँ सर मैं। ठीक है चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन कौन बचा है यहाँ पे क्लास में, ये बताओ पहले मुझे, उसी अकॉर्डिंग पूछूंगा ना। तुम दोनों ही बचे होगे और कोई सब भाग गए? सर मेरे हिसाब से संध्या है और शिल्पा है और मैं हूँ। अच्छा, और कोई नहीं है? सर आपका खौफ है, आप देख लो सर, आप क्यों? सर का खौफ है। खौफ होगा, पढ़ना ही नहीं है लोगों को तो क्या ही करोगे। चलो बस, इतना इजी नहीं है ना टिक पाना। सर अब मैं कहता हूँ जरूर, एक बात मैंने कल भी नोट करी थी, आज भी कह रहा हूँ सर, ये रमेश को काफी नॉलेज है, बहुत अच्छा समझाता है सर रमेश। ये श्वेता भी और संध्या जी भी बड़ा अच्छा समझाती है सर, चाहे हिंदी में समझा रही है पर समझ में आ रहा है सर, अच्छा लगा सर। चलो बढ़िया बात है, पर ठीक होगे तभी तो कुछ होगा ना। चलो ठीक है। हाँ संध्या बताइए, कितने महासागर है? महासागर तो 5 है। कौन कौन से बताइए? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर और दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर और 5वां आर्कटिक। ओके, महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप है। बताइए। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, अब मुझे जो महाद्वीप बताए उसमें आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दीजिए। सर सबसे बड़ा तो एशिया है। सर मैंने सीक्वेंस में ही बताया था। अच्छा, एशिया, फिर उसके बाद? एशिया जो है सबसे लार्जेस्ट महाद्वीप है। उसके बाद क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका है और फिर तीसरा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। याद रख लेना सब लोग, ठीक है। हो गया। और अगला चीज, जो महासागर बताइए उसका बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सर सबसे बड़ा तो प्रशांत महासागर है। उसके बाद अटलांटिक महासागर। सर इसमें मुझे श्योर नहीं है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि इंक्रीजिंग, ये बस मैंने। मुदित बताइए। मुदित कहाँ भाग गए? श्वेता तुम बताओ। सर जरा 1 मिनट में आ रहा हूँ सर, है ना? ठीक है आइए। पहला प्रशांत महासागर होगा और दूसरा अटलांटिक महासागर होगा, तीसरा शायद मैं हिंद महासागर, चौथा मैं कंफ्यूज तो नहीं हूँ। नहीं सही है। पहला प्रशांत है, दूसरा अटलांटिक है, तीसरा हिंद है, फिर चौथा है अंटार्कटिक, फिर उसके बाद आर्कटिक। चौथा कौन सा है? आर्कटिक महासागर। और 5वां? नहीं, चौथा था दक्षिणी महासागर और 5वां आर्कटिक। ओके। चलो ठीक है, यहाँ पे जो बनने वाले क्वेश्चन थे वो मैंने पूछ लिए। हाँ दो याद करो, आपकी जो यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा ना, यहाँ से पूछा था। दोनों क्वेश्चन, सॉरी 2025 में दोनों क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है। ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, तो इसको अपन स्टार्टिंग से करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछते जाता हूँ। चलो, भारत का यामुनेत्तर कौन सा है? मानक यामुनेत्तर क्या है भारत का, बताइए। इलाहाबाद का नैनी 82.5 डिग्री। ओके, चलो ये बताइए, श्वेता बताइए कि भारत का नॉर्थ से नहीं, मतलब चलो ठीक, नॉर्थ से साउथ का विस्तार बता दीजिए और फिर ईस्ट से वेस्ट विस्तार बता दीजिए। सर ये मुझे याद नहीं है। चलो ठीक, संजय तुम बताओ। सर जो उत्तर पूर्व जो है वो 2900 किलोमीटर है, जो उत्तर से दक्षिण है वो 3200 किलोमीटर। ठीक है, विस्तार चलो ये तो आपने आसान से विस्तार बताइए आप मुझे। अच्छा, जो डिग्री और सेकंड में होता है। अक्षांशीय और दशांशीय विस्तार बता दीजिए मुझे। अक्षांशीय विस्तार शायद 8 डिग्री। सर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन देशांतरी तो 97 डिग्री 8 सेकेंड ऐसे कुछ था। अरे पता होना चाहिए भाई ये चीज।
हाँ सर, ये शायद इसमें दे भी रखा था लेकिन आगे मुझे मिलेगा, याद दिया नहीं होगा, होता है। दिया होगा। ये देखो, एक तो ये दिया ही हाँ है, सर, ये दिया। देखो भारत का ये है देशांतरी दिया है आपको, ठीक है। यहाँ से 68 से पश्चिम से लेके 97 डिग्री पूर्व तक का है, हाँ, और ये 82.5 डिग्री जो है माना कि अमृतसर है। और विश्व इसमें का टाइम मैरिज लाइन है नहीं तो सर। प्राइम मेरिडियन ही है, इसी को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। अब देखो यूपीएससी ने जो आपकी बार क्वेश्चन पूछा था कि कौन से देशों में कितने टाइम जोन है, देखो ये साफ लिखा है यहाँ पे, 2025 का क्वेश्चन है ये, देखो समय में अंतर होता है हम क्या मानते हैं, और चलो छोड़ो, मतलब टाइम फ्रेम क्यों डिसाइड किया जाता है, ठीक है, वो सब चीज़ों के लिए, ताकि सब अब देखो भारत में देखोगे तो 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है, ये चीज़ याद रख लेना। और भारत जो है, जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है ना, उससे 5.5 घंटे आगे हैं, ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो इसको भी इसीलिए स्टैंडर्ड टाइम माना, यहाँ से माना गया, माना कि अमृतसर, ठीक है, 82.5 डिग्री, ठीक है। अब बोला जाता है कि भाई इसको और अलग कहना चाहिए, 2 होना चाहिए था, तो उसी को लेके यूपीएससी ने फिर ये क्वेश्चन पूछा। अब देखो भारत देखो 5.5 घंटे आगे है, ये मैंने बताया ही था। सर मैं आ गया सर, वो गेस्ट आ गए थे जरा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ये यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन है, देखो वहाँ पे 11 मानक समय है रूस में, ठीक है। अब ऐसे यूपीएससी ने पूछ लिया था कि कितने से ज़्यादा पूछा था यूपीएससी ने, क्या पूछा, 4 से ज़्यादा पूछा था ना, कितने देशों में 4 से ज़्यादा वो टाइम जोन है। हाँ 4 से ज़्यादा। हाँ, यही यूपीएससी ने पूछा था ना। अब देखो ये पता होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे तो इतना नहीं दिया है, पता होना चाहिए। चलो मुझे तो एक बार सर्च करके बताओ कि जो यूपीएससी 2025 वाला क्वेश्चन पूछा था ना, 4 से अधिक टाइम जोन वाले बताओ कौन कौन से है, वो बता दो एक बार, टाइम सर्च करके बताइए फटाफट। बताइए बताइए, 4 से अधिक टाइम जोन वाले देशों के नाम बता दो। 1 मिनट सर। सर फ्रांस में और रूस में फ्रांस में 12 से 13 है और रूस में 11 है, यूनाइटेड किंगडम में 9 है, ऑस्ट्रेलिया में 8-9 है, संयुक्त राज्य में अमेरिका में 11 है, कनाडा में 6 है। अच्छा, और इसके अलावा और किसी देश में नहीं है? सर बिल्कुल सही बताया। 4 है सर टाइम जोन, और न्यूजीलैंड में 3 से 5 टाइम जोन क्षेत्रों के आधार पर है इनमें, और डेनमार्क में 5 जोन है जो ग्रीनलैंड और फरो आइलैंड सहित है। कनाडा में 6 टाइम जोन है, ऑस्ट्रेलिया में 8-9 है, और यूके में टाइम जोन 9 है। बिल्कुल ठीक बताया सर। मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ, फ्रांस है, फ्रांस में 12 है, रशिया में 11 है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी 11 है लगभग, ऑस्ट्रेलिया में 8 से 9 है, यूनाइटेड किंगडम में 9 है, कनाडा में 6 है, डेनमार्क में 5 है जो कि ग्रीनलैंड और फरो आइलैंड को मिला के है, उसके बाद न्यूजीलैंड में 5 है, और सर ब्राजील में एग्जैक्टली 4 है ऐसा। अब चलो मुझे इसके पीछे मुझे रीजन बताओ कि टाइम जोन का विस्तार में अक्षांशीय फर्क पड़ता है या देशांतरी फर्क पड़ता है? लॉन्जिट्यूडनल फर्क पड़ता है सर। अच्छा हाँ सर, चलो क्योंकि सर ये जो टाइम जोन है ये ग्रीनविच से डिफाइन होते हैं ना, और ग्रीनविच तो सबसे बड़ी मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन, और मेरिडियन मतलब मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, इसलिए। चलो ठीक है, इंडियन जो इंटरनेशनल जो टाइम लाइन है उसके पास में कौन सा, क्या बोलेंगे उसको, जल संधि जो है, मतलब जल संधि क्या बोलेंगे इंग्लिश में? जल संधि समझ गए तुम? क्या? इंटरनेशनल टाइम लाइन कहाँ से गुजरती है ना? हाँ यस सर। तो इसके पास में कौन सी जल संधि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वाटरवे, हाँ वही बोलेंगे शायद, हाँ वाटरवे। कौन सी वाटरवे है इसके पास? मलक्का है, बेरिंग है, फ्लोरिडा है, जिब्राल्टर है, कौन सी है इसके पास? 2008 का यूपीएससी क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। माइक बंद है।
अरे मलक्का स्टेट तो नहीं हो सकती सर। क्यों? मलक्का और स्टेट कहाँ ये- पे है? मलक्का स्टेट कहाँ पे है सर बताओ? सर मलक्का स्टेट तो मलेशिया की इस तरफ है, अपने साउथ चाइना सी से नीचे अपने इस तरफ पड़ती है सर। ये रही। हाँ ये रही। सर ये ग्रीनविच निकल रही है आपके अपने ब्रिटिश में क्या बोलते हैं? हाँ ये ब्रिटेन से निकल रही है, तो वहाँ की हाँ, सर जिब्राल्टर हो नहीं सकती क्योंकि ये अफ्रीका वगैरह में है। जिब्राल्टर यहाँ है ना? कहाँ है? हाँ तो यही है, यही। अरे रुको, नहीं, बेरिंग जल सद्दी है उसका आंसर। अरे अच्छा, बेरिंग स्टेट, बेरिंग वाटरवे, वर्ल्ड वाटरवे। सर अच्छा ये आप स्टेट, अच्छा हम इसको स्टेट बोलते थे, जैसे मलक्का स्टेट, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, वो। देखो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ रहा, ये देखो ये रहा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है ना। सर ये मैप शेयर करिएगा सर। अरे सर्च कर लेने तो, ये वहीं पे तो है सुदर्शन गुजर का। चलो ठीक है, छोड़िए। देखो बेरिंग स्टेट कहाँ पे है? बेरिंग स्टेट देखो आप लोग, देखो आपने जिब्राल्टर मिल गया, ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद में मलक्का, ये रहा मलक्का स्टेट, स्टेट ऑफ मलक्का ये रहा, ठीक है। सनराइज स्टेट। तो बेरिंग कहाँ पे है? सर बेरिंग में सर इंग्लिश चैनल निकलेगी ना। स्टेट ऑफ डेलाउ, ये स्टेट ऑफ इंग्लिश चैनल है ये। और फ्लोरिडा ये रही स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, ठीक है। होंडस स्टेट है, डेविस स्टेट है, बेरिंग स्टेट ये रही। अरे यहाँ से यहाँ ये रहा यूएसए का जो अलास्का रीजन है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ से अपना जो है ना टाइम, इंटरनेशनल टाइम लाइन गुजरती है। तो वहाँ यूपीएससी ने 2008 में ये क्वेश्चन पूछा था, ये याद रखना। हाँ ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलो थोड़ी आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये तो क्रिकेट मैच का कोई मतलब नहीं है। देशांतर सर अपन लोग बस इतने ही लोग हैं कि क्लास में, बाकी सब कोई कहाँ है? सब सो गए हैं, ठीक है, कोई नहीं, ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, जो भी क्वेश्चन बनता है, देखो मेरा मानना, देखो पढ़ लोगे, एक बार पढ़ के आओगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सर मुझे तो अच्छा लग रहा है सर, आप सवाल पूछे तो उस बहाने पुराना जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखा है वो निकल रही है दिमाग में से। अच्छी बात है, निकलना चाहिए, यही काम होना चाहिए, तभी एग्ज़ाम निकलेगा, नहीं तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। चलो ठीक है, ये हो ही गया है। टोंगा द्वीप कौन से महासागर में है? टोंगा द्वीप है? टोंगा द्वीप नहीं, आज सुन रहा हूँ मैं तो। सर टोंगा द्वीप, और शायद वो हिंद महासागर में है, क्योंकि ये पीवाईक्यू में उस दिन हम लोगों ने टोंगा और अरे पैसिफिक सी में है टोंगा द्वीप। अच्छा, वो मॉरिशस जो है वो है हिंद महासागर में। सर ये टोंगा की बात कर रहे थे। टोंगा। अरे ये तो जैसे ये बता रही है, आप बता रहे हो, कौन बता रहे हैं? सर ये साउथ पैसिफिक में है शायद। हाँ, साउथ पैसिफिक में है। आपको ये मिलेगा इधर जो साउथ अफ्रीका है उसके इधर लेफ्ट में मिलेगा आपको ये। सर दूसरा आपने कौन सा बोला था? मॉरिशस। हाँ वो शायद हिंद महासागर हाँ, में। वो हिंद महासागर में है। वो चीज़ याद रखना, ठीक है। जो इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से होके गुजरती है बताइए मुझे। सर ग्रीनविच से। अरे विच डिग्री? अच्छा डिग्री 82 कुछ है सर वो। अरे वो तो इंडिया का है। क्या सर? अरे वो तो इंडिया का है। अरे इंडिया का, ओहो मुझे इंडिया का याद है। बताइए। सर क्या पूछा आपने? जब एक बार रिपीट करना। इंटरनेशनल डेट लाइन कौन से देशांतर से गुजरती है?
है। अरे 180 डिग्री है भाई, तभी तो उसका आंसर वो आया था बेरिंग जल। हाँ हाँ ठीक है, वही समझ में है। अब देखो मैंने जो क्वेश्चन पूछ रहा था ना, देखो जो लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड इनकी जो है ना लंबाई सब सेम होती है, ठीक है। और जो लॉन्ग ये तो क्या हो लॉन्गिट्यूड हो गया, लेटीट्यूड की है ना वो अलग अलग होती है। हाँ ये बात याद रखना, ठीक है। और दूसरी बात, जितने भी अब ये है ना, ये आखिरी में जाके शून्य हो जाती है, ये वाली ये घटती 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 नॉर्थ पोल साउथ पोल में जाके ये पॉइंट बन जाते हैं। हाँ चल ठीक है। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आलतू फालतू क्वेश्चन पूछने का मतलब है नहीं। चलो ठीक है, पहला दूसरा चैप्टर कंप्लीट। देखो एक चीज़ याद रखना ना कि मतलब एनसीईआरटी को जब आप पढ़ रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है कि बस ये सोचिए कि जैसे मैंने आज जैसे मान के चलो कि अभी बेरिंग स्टेट के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, तो भाई जो स्टेट वाला का यूपीएससी क्वेश्चन पूछा तो उसके जाके एक बार सर्च कर लो मेन इंपॉर्टेंट जो है वाटर वे कौन सी है, तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है तो वो चीज़ें फाइंड आउट कर। तो कल का होमवर्क तुम लोगों का यही है, क्या वाटर वे करके आना। सर वाटर वे नहीं सर, स्टेट्स, मेजर स्टेट्स का। हाँ जल संधि, वाटर वे तो जल संधि उसी को तो बोलेंगे ना। नहीं सर, ये स्टेट होते हैं सर, इनको स्टेट बोलते हैं। जो जैसे बेरिंग था वो जो भी है ये वाले सर स्टेट है सर, ये इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं सर। हाँ मेजर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ये करके आ जाना। यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो कल मैं ये पूछूंगा, ठीक है। और 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेना। चलो ठीक है, बाय बाय, पढ़ लेना। कंप्लीट तो हुई नहीं सर। हाँ तो उसमें क्या कंप्लीट नहीं हुई तो 7th पढ़ लेना, उसमें क्या है। हाँ वो तो क्या ठीक है। अरे ये काम करके आना, ये काम कर लेना, ठीक है। सर कल क्या करेंगे सर, कल क्या करेंगे फिर? तो यही करेंगे, ज्योग्राफी। और ये कल बुधवार है ना। हाँ सर कल बुधवार है। हाँ तो कल तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे। हाँ ठीक है। थर्सडे फ्राइडे को अपन सीसेट पढ़ेंगे। सर साथ में नहीं आ पाऊंगी, मुझे टाइम देना है सर, जल्दी आप करा दीजिए, क्योंकि आप तो कराएंगे ना तो मुझे ऐसा लगता है आप जब पहले करा रहे थे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था, खुद से कर रहे हैं तो वो सॉल्व नहीं हो रहा। आज मैंने टेस्ट दिया, मतलब मैं 1 महीने के अंदर करवा दूंगा सीसेट। करा देंगे सर। हाँ ठीक है, क्या, क्योंकि ऑलरेडी देखो पीवाई की क्लासेस सब पढ़ी हुई है ही, ठीक है। तो पीवाई की क्लासेस मुझे ओनली 2025 करवाना, ठीक। उसके अलावा एनसीईआरटी में करवा चुका हूँ, तो एनसीईआरटी के अलावा जो अभ्यास पुस्तिका वो मुझे करानी है, और मेरे नोट्स का थोड़ा करके दृष्टि। हाँ सर मैं आपको यही कह रहा था सर, जो आपने नोट्स भेजे थे ना हिंदी वो जो भी हैं वो सर आप थोड़ा वो आप करा देना सर। वही करवाऊंगा ना, वहीं से स्टार्ट करेंगे, उससे एक्सप्लेनेशन करूंगा तो नोट्स में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, टेंशन मत लो। एग्जैक्टली वो आप नंबर सिस्टम आपने कहा था, आप नंबर सिस्टम अगर मैं पर तो ये है कि 2-2 क्लास होगी ना, तो 2-2 क्लास ही मान के चलो अपन 1 महीने में कितने 8 क्लास करेंगे ना, 8 क्लास। तो मान के मैक्सिमम फरवरी मान लो, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं उससे पहले भी हो जाएगा सर। हाँ उससे पहले हो जाएगा। जैसे मैं क्या करूँगा ना, जैसे अपन ये थर्सडे फ्राइडे और मैं नंबर सिस्टम खत्म कर दूंगा, ठीक है। फिर आप लोग ट्यूशन लगाने का रहेगा तो वीक में 5 दिन जो आपके बचेंगे उसमें ट्यूशन लगा लेना। फिर अगले दिन जब थर्सडे क्लास होगी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ऐसे मैं आपको सॉल्यूशन बुक दे दूंगा, डाउट होगा नहीं, ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है सर। ये मैंने आपको एक आप ये देखो सर, कॉन्टिनेंट वाइज मेजर स्टेट्स भेजे। ठीक है मैं भी देख लूंगा, ठीक है। पर कर लेना ये चीज़, कल मैं पूछूंगा क्योंकि यूपीएससी ने बहुत क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में। तो ऐसे है ना, डेली अपन एक क्वेश्चन पे मतलब एक टॉपिक पे R&D करते जाएंगे। जैसे कल वो कर लिए थे, वाटर फॉल्स कर लिए थे, वाटर मेजर स्टेट कर लेंगे। तो ऐसे डेली का एक R&D टॉपिक पर इसके लिख के नोट्स बनाते चलो खुद का, तब जाके फायदा होगा, नहीं कोई मतलब नहीं है, ये बात याद रख लेना। चलो आप वो चेक कर लेना। ठीक है चलो ठीक है, बाय बाय। कल भी सर 7 बजे रखोगे ना? हाँ 7 बजे रहेगी क्लास। ठीक है सर। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।